जल्दी जल्दी रिवाइज करो, फिर मैं आपको सुन रहा हूँ अभी कुछ, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करने लगे हो तो आपको सुनाना भी पड़ेगा। कल हम लोगों ने फ्रॉक के बारे में पढ़ा था, पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। बेटा मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्टडी, ठीक है। तो हमने देखा था जो फ्रॉक होता है उसमें हेड वाला रीजन होता है और ट्रंक वाला रीजन होता है। उसमें आ जाओ, उसमें जो गर्दन होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। और दूसरा क्या अब्सेंट होता है? टेल अब्सेंट होती है। उसका अगर हम कलर की बात करें तो डोर्सल साइड में कैसा कलर होता है बेटा? ग्रीन, ओनली ग्रीन। और वेंट्रल साइड में कौन सा कलर होता है? येलो। पता है आपको? स्पॉट होते हैं पड़े हुए, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था वहां पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखता है हमें। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है हमें सेक्सुअल लेवल पे मेल और फीमेल को हम बाहर से ही पहचान सकते हैं। जो मैंने बताया था जो फोर लिम्ब होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? फोर लिम्ब में कितने डिजिट होते हैं? 4। और हिंड लिम्ब में 5। ये पता है आपको? ठीक है। फोर लिम्ब में क्या होता है कि आपको फर्स्ट डिजिट होती है, उस पर क्या होता है? कॉपुलेटरी पैड होता है, जो मैंने बताया था आपको, बताऊंगा आज कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। और हमने बताया था आपको कि जो मॉर्फोलॉजी तो हो गई, लगभग एनाटॉमी। क्या एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था आपको? क्या पढ़ाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों ने देखा कि पाचन तंत्र की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ था। बक्कल कैविटी था, फायरिंग्स था, ईसोफेगस था, इसके बाद स्टमक था, और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन भी थी। और जो कॉमन ओपनिंग है यहाँ पे वो खाली चेंज हो रही है क्लोएका। हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है एनस, और इनमें क्या होता है? क्लोएका। ऐसे ही हम लोगों में अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, यूरिन का पास आउट जो होता है वो यूरेथ्रा के द्वारा होता है, और यहाँ पे किसके द्वारा होता है? क्लोएका के द्वारा। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो हमारे पास अलग है और इनके पास अलग है। कॉमन ओपनिंग है क्या? क्लोएका। ये आपको पता है इतना, ठीक है। इसके बाद मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो, हाँ जाओ, देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो। सबसे पहले मैंने कहा था फूड आता है स्टमक में। कहाँ आता है? स्टमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सीक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का। किसका होता है? गैस्ट्रिक जूस का होता है। और गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है और क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस के अलावा तो फूड अगले कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम वाले रीजन में। कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम वाले रीजन में जाएगा। और वहां पे क्या होगा आपको पता है? बाइल कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। कौन बना रहा है? लीवर। स्टोर किसमें हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। और वहां से जो सीक्रेशन होता है वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। और पैनक्रियास से क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है। और पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन के बाद वहां पे फूड का डाइजेशन होता है। पता है आपको इतना? इसके बाद मैंने बताया था वहां पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसके बाद अगले आओगे तो इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं फाइनल डाइजेस्टिव जूस। फूड डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। इसके बाद मेढक ऑब्जर्व कर लेगा, और उसके बाद क्या होगा? क्लोएका के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये सब आपको पता है, ठीक है। अगले अगर हम बात करें बेटा डाइजेस्टिव के बारे में, क्लियर हुआ आपको? मैंने दूसरा बताया था अगर बक्कल कैविटी फूड जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। स्टमक के बाद जब उसमें बाइल जूस मिल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? काइम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसा ही बेटा बिल्कुल ह्यूमंस में होता है। जब मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि हमने मेढक के बारे में पढ़ा था, भाई हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो बेटा यहाँ पे चेंज होता है। आपको बताया था, हाँ लो, जब क्या जब आ जाओ, कैसे करिए? अच्छा ये देखिए जगह कहाँ पे है? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ 3 लोग हैं, अंदर जाओ। मैंने बताया था, अब बाकी लोग पढ़ो बेटा। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की मतलब होता है वो 3 टाइप से मेढक करता है। कितने टाइप से करता है? पहला किसके द्वारा? स्किन के द्वारा, दूसरा लंग्स के द्वारा, और तीसरा बक्कल कैविटी के द्वारा। चलो वो तो वैसा ही हो सकता है, लेकिन एक बात और सुनो आप लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने बताया था रेस्पिरेशन जो स्किन के द्वारा होता है, सही है, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है एक तो हाइबरनेशन कंडीशन में, एक एस्टिवेशन कंडीशन में, और तीसरा वाटर में। जब फ्रॉग कहाँ होता है?
वाटर में होता है, यानी कि एक्वेटिक रीजन में होता है, ठीक है। तो होता है स्किन के द्वारा, इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके बाद हमने बताया था आपको कि जब मेढक कहाँ आता है, टेरेस्ट पे आता है, तो वो करता है किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, और उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इतना क्लियर है बेटा। दूसरी बात सुनो, देखो रेस्पिरेशन का, अच्छा आप लोग ये जानते हो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है सांस लेना सांस छोड़ना, ये तो ब्रीथिंग होता है। क्या होता है? ब्रीथिंग। हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? सही है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का सेल तक जाना और वहां पे ऑक्सीडेशन होना। क्या होना? और वहां से O2 का CO2 में कन्वर्ट होना और हमें ATP मिलना, ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। बेटा कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन में, ये बात बता चुका हूं आपको, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं या CO2? ऑक्सीजन। बेटा CO2 तो फूड बनाने के लिए यूज करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं ये बात। सही है। गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करूं तो आप कह दोगे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ये बोल सकते हो आप लोग। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एरोबिक। रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और एनारोबिक में हमेशा विदाउट ऑक्सीजन का होता है। पता है आपको? तो बेटा प्लांट्स और एनिमल्स सब कौन करते, कैसा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक। और आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए और प्लांट और एनिमल सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये सब आपको पता है बेटा। इसके बाद हम आए थे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। मैंने कहा था सर्कुलेशन का मतलब होता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक तो हार्ट होता है, ब्लड होना चाहिए और ब्लड वेसल्स होना चाहिए। ब्लड वेसल्स में क्या होता है? आर्टरी और वेन्स। आपको मैंने बताया था जब O2 वाला ब्लड होता है, अगर हार्ट से आ रहा है सेल के लिए, किसके लिए आ रहा है? सेल के लिए, तो वो हमेशा आता है आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? और बेटा जब सेल से ब्लड CO2 वाला हार्ट के लिए जाता है तो किसके द्वारा जाता है? वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो आर्टरी में हम बोल सकते हैं प्योर ब्लड और वेन्स में बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड। और बेटा जिसका ब्लड आर्टरी और वेन्स में सर्कुलेट करता है उसी को हम बोलते हैं क्लोज टाइप। कौन सा टाइप बोलते हैं? तो फ्रॉग में प्रॉपर क्लोज टाइप होता है। इसके बाद मैंने कहा था आप लोग सबको पता है बेटा प्लाज्मा के बारे में, लिम्फ के बारे में और ब्लड के बारे में और सीरम के बारे में। 4 नाम एक जैसे लगते हैं बच्चों को, मैंने एक बार बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ब्लड का मतलब होता है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। ब्लड सेल में तुम्हारी आएंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। पता है आपको इतना? RBC को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो अगर तीनों टाइप की सेल है और साथ में प्लाज्मा है तो उसको बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। प्लाज्मा में क्या होता है? मैंने कल बताया था वाटर होता है सबसे ज्यादा 92%। इसके बाद प्रोटीन होती है, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं और बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं। बेटा इसके बाद मैंने कहा था कि बच्चों को लिम्फ क्या होता है ये पता नहीं होता, लसका क्या होता है। लिम्फ ब्लड का ही पार्ट होता है। जब ब्लड फिल्टर को सर्कुलेट करता है तो फिल्टर कर देता है, उसको वो क्या बोलते हैं? लिम्फ। बेटा लिम्फ में क्या क्या होता है? अगर हम बात करें RBC को निकाल दें और कुछ प्रोटीन्स को निकाल दें, जो बचेगा वो क्या बचेगा? लिम्फ। लिम्फ का कलर क्या रेड होगा? नहीं, लिम्फ का कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा, क्योंकि RBC है ही नहीं। RBC नहीं है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन तो लिम्फ का काम क्या होता है? बेसिकली काम होता है इम्यूनिटी में। पहली बात, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा लिम्फ नोड में होता है। कहाँ होता है? लिम्फ नोड में। और लिम्फ वेसल्स वही तो होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, पहली बात। और दूसरी बात, लिम्फ बेटा कि किस में काम करता है? कि जब ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल टू वेसल्स या वेसल टू सेल या कैपिलरी टू सेल, सेल टू कैपिलरी, तो वहां पे मिडिल मैन की तरह काम करता है, बीच का आदमी, ठीक है। ये सब हमने बात कर ली थी कल। इसके बाद हम आए थे पोर्टल सिस्टम पे। किस बात आए थे? पोर्टल सिस्टम का मैंने मतलब बताया था बेटा कि जब ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड जाए। देखो एक तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि हार्ट से ब्लड आया, आने के बाद कहाँ जाएगा? ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन से CO2 लेगा ब्लड और कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि ब्लड हार्ट में ना जाके पहले दूसरे ऑर्गन के लिए जाता है, उसके बाद हार्ट में जाता है। जैसे मैंने कल बताया था, मौसी घर पे जाते हो तो साथ में बुआ घर पे फ्री चले जाते हो, तो वही रीजन है यहाँ पे ऑर्गन टू ऑर्गन। तो इसका मतलब ऑर्गन टू ऑर्गन जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? उसे बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? जब लीवर के साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जब किडनी के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम। इतना बात आपको कल मैंने पढ़ा दिया था। यहाँ तक बताओ बच्चों, किसी को डाउट है? कोई बताओ, पढ़ा होगा तभी तो पढ़ाया था। बताओ किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ एक बार देख के।
मैंने कल आपको बॉल ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री बताई थी, जिसे मैंने बताया था कि बाल, अगर हम एलिमेंट्री केमिस्ट्री की बात करें, सबसे आउटर लेयर कौन सी थी? सेरोसा, उसके बाद मस्कुलर, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा, जो अंदर होता है वो क्या होता है? बिलाई। पता है आपको इतना? ठीक है, चलो यहाँ तक हमारी बात हो गई है। किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो जल्दी से, फिर हम अगले बढ़े, ठीक है? और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, लाइब्रेरी यहाँ स्टार्ट हो रही है, पहले ही रजिस्टर करवा देना, क्योंकि सीटें लिमिटेड होंगी, और लिमिटेड का मतलब है कम ही होंगी। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ये बेनिफिशियल मिल रहा है कि आप सुबह चाय पी के आओ। अरे जब करना है पढ़ाई तो करना है, उसमें घबराना क्या कि मैं 2 बजे ही आऊँगा क्रीम पाउडर ला के। बेटा अगर आप सुबह 6 बजे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? पापा को भी पता है पढ़ने जा रहा है बच्चा। अब ये नहीं कि यहाँ पे आने के बना बजाय कहीं और घूम रहे हो, ये मत करना, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, आप सुबह आओ 7-8 बजे के टाइम चाय पी के, सही है? और 1 साल के लिए आप लोग बीएससी के लिए भूल जाओ बिल्कुल। अगर वो कह रहे हैं कि हम नंबर कम देंगे, कहना दे देना, कोई दिक्कत नहीं, हमें पास कर देना खाली, सही है? पास हो जाना, बस बात खत्म। मैं तो ये बात हाई स्कूल में भी कहता हूँ बच्चों से, और 12th में भी कहता हूँ। अगर आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो खाली पास हो जाओ, बस 60% ले आओ, जिससे कोई दिक्कत ना हो बाद में फॉर्म डालने में। और बकाया ये बेटा हाई स्कूल और 12th की कोई वैल्यू नहीं होती। हाई स्कूल की मार्कशीट जो होती है वो खाली डेट ऑफ बर्थ देखने काम आती है, और 12th की जो मार्कशीट होती है वो ये देखने काम आती है कि तुमने बायो से किया है मैथ, या 12th या इंटर से की, वो उससे मैथ से किया है, सही है? मैं हमें सवाल ही पूरी बोल रहा हूँ, मतलब बायोलॉजी से 12th किया है या फिर मैथ से किया है, ये देखने काम आता है। आपका परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता कि आपका 12th में 90% था या 60% था। मैटर करता है कि आपने 12th के बाद आप क्या कर रहे हो। आप लोग कसी चला रहे हो, या फिर दुकान चला रहे हो, या फिर अभी भी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो इसका मतलब ये आपको फोकस करना है। कैसे? अभी आपने क्या किया मुझे नहीं पता, इंटर तक आप क्या कर रहे थे, क्या किया आपने, क्यों पढ़ाई नहीं की, क्यों की, क्या किया क्या नहीं किया, कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बेटा अब मेहनत कर लो 2 साल पहले। एक अभी आप जो बीएससी कर रहे हो, आप लोग साथ में अगर बीएससी भी कर रहे हो, साथ में कोचिंग भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता है बेटा आजकल जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप लोग बिना कंपटीशन में कोई भी नौकरी नहीं ले पाओगे, चाहे ग्रुप डी की नौकरी क्यों नहीं, वो भी नहीं ले पाओगे, ध्यान रखना बेटा। जल्दी आया करो, ठीक है? 2 बजे तक सभी बच्चे आ जाया करो। दूसरी बात सुनो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी बन गई, आप लोग आराम से खाना लेके आना, और एक बच्चा मेरे लिए लेके आना रोज, और आराम से आप लोग यहाँ पढ़ो, दोपहर में खाना खाओ, यहाँ से शाम को जाओ बिल्कुल 6 बजे। और मुझे लग रहा है इतना अगर आपने पढ़ाई के लिए दे दिया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कमजोर से कमजोर बच्चा, सही है, नीट वालों के लिए या यूपीएससी वालों के लिए, जो लाइब्रेरी होगी वो सबके लिए होगी, सही है? जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके लिए, हाँ दोनों के लिए, ठीक है? कोई बच्चा बैठ सकता है। दूसरी बात सुनो ये बेटा, दूसरी बात सुनो, अगर आपने 8-10 घंटे पढ़ाई कर लिया लाइब्रेरी में बैठ के, तो मुझे लग रहा है कितना भी कमजोर बच्चा होगा बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेन रीजन है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। मुझे पता है अगर आप कमजोर हो तो उसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो फोकस से। पढ़ाई करने के आपके पास 10 तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग घर पे भी जाकर पढ़ सकते हो किसी तरीके से। गूगल है आपके पास, हिंदी वाली बुक खरीद दो, मतलब 1000 मेथड है, लेकिन प्रयास करो पढ़ने का। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात आपको नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, कि अगर आप घर से भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपको लग रहा है कि हमारे पापा तो बीएमएस प्राइवेट करवा देंगे, तो मैं बता दूं पहले आपको, क्वालिफाई नंबर तब भी चाहिए होते हैं। और आपको लग रहा है क्वालिफाई नंबर लाना बहुत आसान होता है, तो ये भूल जाओ। बहुत बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग में ऐसे आते हैं जो खाली ये कहते हैं सर क्वालिफाई करवा दो, 120 नंबर आ जाए, 130, 40, 50 नंबर आ जाए, बस मतलब 150 नंबर आ जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ मेहनत कर लो, वरना डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन पाओगे। अब तुम कहीं भी एडमिशन लोगे पहले नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तब एडमिशन ले पाओगे प्राइवेट, अगर आपके पास पैसा है तो, समझ रहे हो? और प्राइवेट की वैल्यू तो पता है कितनी है। बच्चे प्राइवेट में जाके खाली सेल्फी लेते हैं और फेसबुक पर अपलोड करते हैं बस, सही है? ऐसा ही बीएससी का हाल है बेटा प्राइवेट कॉलेज में। मैं क्या बताऊँ, बताओ? आप लोग यही बीएससी बीएचयू से कर रहे होते तो आपका जो ये माइंड सेट होता बहुत ऊपर होता। बीएचयू से आप लोग डीयू से बीएससी कर रहे होते, माइंड सेट बहुत ऊपर होता है। यहाँ से कर रहे हो, क्या माइंड सेट है बताओ? मैं गारंटी कर रहा हूँ 90% बच्चे बीएससी वाले कुछ नहीं जानते, फिर वो बाद में रोते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। और यही वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कंपटीशन नहीं किया होता है, तैयारी खाली बीएससी करी होती है, सेल्फी ली होती है, फोटो लिए होते हैं, फेसबुक अपलोड किए होते हैं, वीआईपी तरीके टाई लगा के ड्रेस पहन के, और फिर जब बीएससी फाइनल हो जाता है तब भी वो सोचते हैं अब क्या करूं मैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो कुछ होती नहीं है।
तभी तो ध्यान रखना, आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन हो, अभी से फोकस कर लेना। बच्चे को कुछ करवाओ मत करवाओ, चाहे बीएससी करवाओ मत करवाओ, लेकिन उसे कंपटीशन तैयारी जरूर करवाना। कंपटीशन इतना जरूरी है तैयारी करवाना कि बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है। आप लोगों को अभी कठिन लग रहा होगा कि यार मैं आता हूँ खाली फालतू चलाता हूँ, लेकिन आपको ये बीएससी करने के बाद पता लगेगा कि मैं यहाँ पढ़ा कितना अच्छा रहा मेरे लिए। आपने अगर बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो भी स्ट्रॉन्ग कर लिया सब्जेक्ट, तो आपको बाद में बहुत फायदा होने वाला है। जब आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दोगे, अगर टीचर बन रहे हो तो, और डॉक्टर बन रहे हो बेटा, तो आपको फायदा ही फायदा है। फिर तो आप मेहनत ही करो, ठीक है। तो मेहनत तो आपको अल्टीमेट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग बेटा इसके बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे थे। और फ्रॉग के बारे में मैं आप ओपन करता हूँ। इतना अभी तक किसी को डाउट है, बताओ किसी को डाउट है? नहीं है तो अगले पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, कौन सा देखते हैं, कौन सा है। हम लोग कहाँ पे थे बेटा, ये वाला आपको डायग्राम पता है, ये वाला तो हमने देख लिया था। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये हार्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ईसोफेगस हो गया। क्या हो गया? ईसोफेगस क्या बोलते हैं बेटा? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इसके बाद स्टमक आता है, और स्टमक के बाद क्या आती है? इंटेस्टाइन। और उसके बाद क्या आता है? रेक्टम। और रेक्टम के बाद ये ओपनिंग क्या है? क्लोएका। क्या है बेटा? इसके बाद देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब क्या होता है? जहाँ यूरिन स्टोर होती है, यानी किडनी से बनके यूरिन क्या होगी? स्टोर होती रहती है। भाई किडनी में हमारे लगातार यूरिन बन रही है, उसके बाद वो हल्के हल्के स्टोर कहाँ होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। जब अगर हम अपनी बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है, लगभग में ऐसे मान लो 400 ml हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रेच। और वहां पे रिसेप्टर लगे होते हैं, वो खबर कहाँ पहुंचाते हैं? ब्रेन तक। तब आपको क्या होता है? लगती है। समझ गए? इसके बाद देखो ये क्या है? किडनी है। किडनी में क्या बन रहा है? यूरिन बन रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और इसके बाद यूरेटर से क्या हो रहा है? क्लोएका से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है बेटा? आगे आ जाओ। हम लोग कहाँ पे थे बताना जरा, बताओ। यहीं पे थे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना पढ़ा दिया था आपको, मस्कुलर हार्ट तक पढ़ा दिया था ना, सही है। यहाँ तक हमने मैंने आपको बताया था कि आर ब्लड सेल की बात करें तो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। ये क्लियर है बेटा? अगर मैं देखो इनका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको एक बार समझा दे रहा हूँ मैं। ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, सुन लो, दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा में आपको पता है एक्स्ट्रा कलर होता है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सही है। इसके बाद बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगले अगर हम बात करें ब्लड सेल की, तो वहां पे 3 टाइप की सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, आपको पता होगा, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इसेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और अगर हम ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो वहां पे 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जब भी आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो वहां पे लिखा होगा साफ साफ इसेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, घर जाके देखना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। वहां डब्ल्यूबीसी लिखा होता है, पूरा डिटेल लिखा होता है कि आपकी बॉडी में इसेनोफिल कितनी होगी, सबके काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में बताएंगे आपको बाद में। अभी तो ये मेडक चल रहा है, लेकिन मेडक के साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन को लेके चलूं साथ में, इससे आपको अच्छा लगे, ठीक है, याद करते हुए। अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बेटा एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एलिमिनेशन का मतलब पता है क्या होता है? रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना। और कौन सा वेस्ट बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से सुनो। जो एनिमल्स होते हैं धरती पे, आप लोग पहले बताओ नाइट्रोजनस वेस्ट समझ गए? अमोनिया हमारी बॉडी में क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया बेटा लीवर में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, और यूरिया से यूरिन कौन बनाता है? किडनी। कौन बनाता है? तो हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करता है वो कौन करता है? किडनी। कौन करता है? लेकिन एक छोटा सा मेढक है, लेकिन इसके पास भी क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी। तो आप लोग पहले कहानी समझो थोड़ी सी बेटा। देखो आप लोग पता है, आपने देखा होगा गन्ना जो होता है, गन्ना वो जो तालाब के किनारे होता है गांव में, वो बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों को पता होगा, गांव में बच्चे आते हैं गांव से, अच्छा होता है ना, क्योंकि उसमें यूरिया अपने आप मिलता रहता है फ्री में, क्योंकि हम लोग यूरिया ही तो एक्सक्रीट आउट करते हैं। समझे बात को? दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो एनिमल्स हैं वो 3 टाइप के हैं। धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। किसके बेस पे? मैंने बोला नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के बेस पे। 3 टाइप के कौन कौन से? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं
जो नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल के रूप में क्या एस्पिरेट आउट करते हैं, अमोनिया। क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं यूरिया, और कुछ लोग यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो करते हैं यूरिक एसिड। क्या करते हैं? सर हम पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, जो सबसे ज्यादा पानी में रहते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल, वो बेसिकली अमोनिया को एस्पिरेट आउट करते हैं, क्योंकि अमोनिया को एस्पिरेट आउट करने के लिए बेटा ज्यादा वाटर यूज होती है, पानी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो ज्यादा पानी में भी नहीं, मतलब पानी ऐसा नहीं पानी में रह रहे हैं और कम पानी भी नहीं है, वो लोग करते हैं किसका? यूरिया का। किसका करते हैं? और यूरिक एसिड का वो लोग करते हैं इसकी पानी की बहुत कम, मतलब बहुत कमी है। जैसे बर्ड्स, चिड़िया भाई ऐसा तो नहीं कि वो नल पे जाके गिलास से पानी पी रही हैं, मिल जाता है तो पी लेती हैं, पानी की कमी ही मान लो, हमेशा तो नहीं है उनके पास, तो वो किसका करती हैं? यूरिक एसिड का। ये बात समझ गए आप लोग? जैसे हम लोग हैं, हम किसका करते हैं? यूरिया का। किसका करते हैं? अब मैं अगर बात करूं नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल या एस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से, तो 3 टाइप के एनिमल्स हो गए। पहले वो जो अमोनिया को एस्पिरेट आउट करते हैं, दूसरे वो जो यूरिया को करते हैं, तीसरे कौन से? जो यूरिक एसिड करते हैं। जो बेटा अमोनिया करते हैं उन्हें बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल। क्या बोलते हैं? जो लोग यूरिया करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटैलिक एनिमल, और जो यूरिक एसिड का करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल। इतना क्लियर है बेटा आपको? इतना क्लियर है? ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले हमारे पास जो बनती है वो बनती है अमोनिया। क्या बनती है? अमोनिया बनती है। अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, जो करता है बेटा लीवर। क्या करता है? लीवर करता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर। और यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट कौन करता है? किडनी। किडनी का काम होता है खाली यूरिया को किस में कन्वर्ट करना? यूरिन में। और जो सही सी चीज है वो वही रहती है। किडनी का काम होता है फिल्टर करना, खाली ब्लड को क्या करना? फिल्टर करना। तो ये बात समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब हम लोग कैसे हैं? यूरियोटैलिक। और जो मेढक भी कैसा है? यूरियोटैलिक। ये बात समझ गए? ठीक है, अगले मैं बात करता हूँ। यहाँ पे होता क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए। 1 पेयर किडनी होती है। क्या होती है? 1 पेयर किडनी होती है। जैसे हमारे पास भी है और इसके पास भी है, ऐसे होते हैं, बीन शेप किडनी होती है। यहाँ से 2 निकले होते हैं यूरेटर, और यहाँ पे होता है हम लोगों में क्या? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। क्या है बेटा? और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। आप लोग बताओ क्या मेढक में, फ्रॉग में यूरेथ्रा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्या बोलते हैं? ये हमारी जो डक्ट होती है यूरेथ्रा, ये पेनिस के थ्रू जाके जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है? यूरेथ्रा नहीं होता है, एब्सेंट होता है। बकाया किडनी भी 2 होती है, यूरेटर भी 2 होते हैं। यूरेटर क्या है? ये। और किडनी कौन सी है? ये। बेटा किडनी से यूरिन बन रही लगातार, और यहाँ पे इसके डक्ट के थ्रू, यूरेटर क्या है? डक्ट ही तो है, इसके थ्रू यूरिन आती रहती है, और यहाँ पे क्या होती रहती है? स्टोर होती है। यहाँ पे एक स्पिंचर लगा होता है, हम लोगों में इसे बोलते हैं यूरेथ्रल स्पिंचर। क्या लगा होता है? स्पिंचर का काम होता है रोकना। छोटे बच्चे होते हैं उसमें स्पिंचर क्या कैसा होता है? डेवलप नहीं होता है, तभी वो कहीं भी कर देते हैं। ठीक है, उन्हें पता ही लगता, जल्दी से निकल जाती है। इसके बाद देखो अगले अगर हम बात करें, ठीक है बेटा इधर देखो, इसके बाद अगर हम बात करें किडनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखो किडनी का जो किडनी बना है जिससे, सही है, तो किडनी कुछ नहीं है। किडनी जो बना है वो बना है नेफ्रॉन से। किससे बना है? नेफ्रॉन। आपने नाम सुना होगा नेफ्रॉन का, सुना है बेटा सब लोगों ने? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं नेफ्रॉन पहली बार सुन रहा हो, है कोई बच्चा? अभी भी फर्स्ट ईयर वाले होंगे, 12th में आए होंगे, आपने भी सुन लिया होगा फर्स्ट ईयर नेफ्रॉन का नाम, सुना है? ठीक है, नेफ्रॉन का मतलब होता है बेटा कि नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, हमारे पास तो होते हैं 1 से 2 मिलियन, सही है, नेफ्रॉन होते हैं ये किडनी में। और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं किडनी फंक्शन करती है। दूसरा देखो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऐसा होता है कुछ, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, फिर आपको नेफ्रॉन भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये अगर हम बात करें, बेटा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है नेफ्रॉन। आपने सामने देखा होगा, देखा है? असली देखा है? फोटो देखा है? फोटो देखा है? ये देखो भाई, ये क्या है बेटा? नेफ्रॉन है। क्या है ये? नेफ्रॉन है।
ये नेफ्रॉन है, ठीक है। समझा दे रहा हूँ आपको क्या क्या होता है। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ। इधर देखो, अगर हम बात करें नेफ्रॉन की तो ये नेफ्रॉन है, कैसा है? ये एक नेफ्रॉन है। ऐसे बेटा 1 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन। ये मैं रफली बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा मत सोचना कि डायग्राम कैसा बनाया, ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छा बनाता हूँ। आपको पता है मेरे नंबर ड्राइंग कितने हैं? बहुत अच्छे पता है। कितने हैं? मतलब गधों वाली पास कर रहे हो हैं? क्यों नहीं कर रहे? इधर देखो, ये नेफ्रॉन बन गया, सही है। ऐसा नेफ्रॉन होता है, एक नेफ्रॉन होता है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में। और किडनी को मैं बोल सकता हूँ गुच्छा ऑफ नेफ्रॉन। किडनी और कुछ नहीं है। गुच्छा ऑफ नेफ्रॉन का मतलब नेफ्रॉन का गुच्छा ही क्या होती है? किडनी होती है। आपको हिंदी इंग्लिश से क्या मतलब, आपको तो पढ़ना है खाली। और आप लोग भी ऐसा सिद्धांत बना लो, जो चीज हिंदी में याद है हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज इंग्लिश में याद करे तो है वो इंग्लिश में याद करो, जिसको दोनों में याद करो। कैसे भी करके कुछ भी करो, लेकिन याद कर लो। आप लोगों को खाली नीट का पेपर देना है बस। 180 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई वहां पे कोई सांड वगैरह खड़ा है तो आपको लड़ाई करनी है, या आप लोगों को वही फिजिकली अगर बॉडी नहीं है तो लड़ाई नहीं कर पाओगे। खाली आप लोगों को बस तैयार करो। मैं ही नहीं कहता हूँ कैसे करो, जैसे भी करो, लेकिन आप लोगों को बस 180 क्वेश्चन हो जाए, वो ना छूटे आपके। और मैं तो फोकस करूंगा बायोलॉजी पे कि आपके 90 क्वेश्चन ना छूटे। आप लोगों को पेपर में जाके ये ऐसा ना लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये नहीं लगेगा। मेरी गारंटी 100% है, ठीक है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये सर ने तो कभी बताया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर देखो। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक इसे बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं ग्लो, ये तो कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कौन सा कलर ये दिखेगा? इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, सही है। इसे बोलते हैं बेटा बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इसे बोलते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला है एएचएल असेंडिंग हेनले लूप, और ये वाला कौन सा है? डिसेंड, अरे यार ये वाला डिसेंडिंग और ये वाला कौन सा है? असेंडिंग हेनले लूप, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? डीसीटी, और ये क्या है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? देखो होता क्या है, सुनो। आपकी जो किडनी है उसके लिए आता है 20% ब्लड टोटल ब्लड का, ठीक है। ये ब्लड यहाँ से आ रहा है। आप लोग बताओ, अगर इसका डायमीटर कम है बेटा, इसका डायमीटर क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और प्रेशर होता है क्रिएट, तो यहाँ से चीजें फिल्टर होती हैं और इसमें आती हैं, सही है। इसी को बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? और ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ आके हल्के हल्के इंपॉर्टेंट चीजें वापस चली जाती हैं, और बकाया जो आता है यहाँ से वो क्या रहता है? यूरिन। क्या आता है? बस ये होता है। और ये हर नेफ्रॉन हमारा ये प्रोसेस करता है। तभी तो आप लोग कहते हैं किडनी बेच दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और लोग कहते हैं किडनी बेच के आईफोन खरीद लो। है ये चर्चा वो ज्यादा चलती है ना, किडनी का और नेफ्रॉन का, वो किडनी का और आईफोन का संबंध होता है ना। ये देखो कोई बात नहीं, आप बेच मत देना बेटा, चक्कर में पड़ जाओगे। इसके बाद देखो, तो ये क्या है? किडनी जो बनी हुई है किससे बनी हुई है? नेफ्रॉन से। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ बेटा? तो अब हम लोग उधर चलते हैं, ठीक है। वरना मैं पूरी न्यूट्रली यही पढ़ा दूंगा आपको, किताब भी पढ़ना है आपको। इधर देखो, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ आपको समझ में आएगा सही से। देखो क्या लिखा है। सबसे पहले क्या रहा था? बेटा देखो सही, सबसे पहले क्या रहा था? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी से रिमूव करना ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एस्केरेटरी सिस्टम होता है। इसके बाद अच्छा खासा एस्केरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें तुम्हारा किडनी होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेटर होगा, एक क्लोएका होगा। सबको मिला क्या बोलते हैं? एस्केरेटरी सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं? इधर आ जाओ। द एस्केरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी रहेंगे यानी 2। इसके बाद लिखा है यूरेटर्स 2 होते हैं, क्लोएका कितना होगा? 1, और यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा? 1। सही है? क्लियर है बेटा? इतना यहाँ तक कह रहा है दीज आर कॉम्पैक्ट फ्रॉम अ डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमारी जो किडनी होती है वो यहाँ होती है पीछे की साइड में। आपने किडनी का ऑपरेशन देखा किसी का? नहीं देखा है? जिसका किडनी का ऑपरेशन वो आगे नहीं होता है, यहाँ होता है पीछे, क्योंकि जो किडनी होती है पीछे वर्टिब्रल कॉलम है हमारे,
और किडनी की लोकेशन लगभग यहाँ से यहाँ नहीं होती, पीछे साइड में होती है। कहाँ होती है? पीछे साइड में होती है, यहाँ पे जहाँ मैं हाथ रखा हूँ अपने, यहाँ किडनी होगी और यहाँ से किडनी से 2 यूरेटर निकले होंगे, नीचे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है इतना? ठीक है। अगले कह रहा है ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। मैंने कहा था किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन, यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। ऐसे ही हमारा लीवर किससे बना होता है? हेपेटिक सेल से। ऐसे अगर हम बात करें लंग्स की तो मैंने बताया था एल्वेलाई होते हैं, वहां क्या होते हैं? एल्वेलाई। और यहाँ पे क्या है? नेफ्रॉन। क्लियर है इतना? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा 2 यूरेटर्स होते हैं इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मेल और फीमेल से क्या है? डिफरेंस है। जैसे मैं डरा के मैंने कहा इधर से कौन आ गया? जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। अगले पढ़े बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे एक बात समझो आप लोग। चलो मैं अब बता दे रहा हूँ, सुन लो। पहले जरा डायग्राम देखो, इससे आप समझ में आएगा। सही है? इधर देखो, ये बेटा जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम लोगों में मेल होते हैं, मेल ह्यूमंस में भी ऐसा होता है। मेल में आपको पता होगा सीमेन यानी कि स्पर्म, और दूसरा बेटा यूरिन जो पास आउट होती है वो एक ही डक्ट से होती है, जिसे बोलते हैं कॉमन डक्ट, बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बेटा? देखो उधर से आती है तुम्हारी ए, जो उधर से आती है तुम्हारी टेस्टिस से होकर आती है एक डक्ट, और एक आती है यूरिनरी ब्लैडर से। जो कॉमन मिल जाती है वो किसमें मिलती है? यूरेथ्रा में। तो कॉमन ओपनिंग है यूरिन प्लस सीमेन यानी कि स्पर्म की। अगर हम फीमेल की बात करें तो वहां पे 2 ओपनिंग होती है, ए यूरिन की अलग होती है, और जो हम बोल सकते हैं गैमेट्स की होती है वो क्या होती है? अलग होती है। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है? एक्सटर्नल। कैसे होता है? तो यहाँ पे यूट्रस तो होगा नहीं भाई, यूट्रस का काम क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट भाई तो होता है, बच्चे का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है हम लोगों में वो फीमेल्स में कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन यहाँ पे बेटा जो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब है वाटर में हो रहा है, तो जो लार्वा बनेगा वो कहाँ बनेगा? वाटर में बनेगा। तो फीमेल के पास कोई यूट्रस की रूल तो है नहीं, यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है, अगर हम मेल की बात करें तो ये क्या है बेटा? इधर देखो आप लोग, ये क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी है। और इसके यहाँ पे क्या है? टेस्टिस है। क्या है? तो यहाँ पे टेस्टिस से ये बासा एफरेंसिया होती है, टेस्टिस से जो क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनेंगे और किडनी से यूरिन बनेगी, और वो दोनों की कॉमन एक जो ये वाली है, ये डक्ट, ये कॉमन है, जैसे बोलते हैं यूरोजेनिटल डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? यूरोजेनिटल डक्ट का मतलब हुआ कि यहाँ से स्पर्म और प्लस यूरिन दोनों पास आउट होंगे। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा जो ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट का मतलब फैलोपियन ट्यूब। क्या है? यहाँ गैमेट्स बन रहा है ओवरी में। इसके बाद देखो इसका रास्ता अलग है अलग रास्ता। और जो किडनी से क्या हो रहा है, ये देखो ये ओवरी यहाँ सॉरी, यहाँ किडनी से क्या हो रहा है? यूरिन बन रही है, तो इसका रास्ता क्या है? अलग। लेकिन ओपनिंग क्या है? यहाँ पे सेम है, क्लोए का। समझ गए आप लोग? वहां पे कॉमन डक्ट थी, लेकिन यहाँ पे कॉमन डक्ट नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो यूरेटर अलग है, और यहाँ पे ए हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब अलग है। और वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे? यूरोजेनिटल डक्ट। लेकिन फीमेल केस में ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये मेल और फीमेल में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अभी मैं अगली बात करूंगा दोबारा। अभी मैं ये समझा रहा था, यहाँ पे लिखा था मेल फ्रॉग, इसीलिए मैंने ये बात बताई आपको, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ यहाँ पे। ये कह रहा है देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? कहाँ पे थे? अगले दिन यहाँ पे देखो, ये कह रहा है यहाँ पे, हाँ बटो ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर फंक्शन, आपको बताया नेफ्रॉन। हाँ ये कह रहा है 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। ये क्या कह रहा है? 2 यूरेटर निकलते हैं किससे? मेल फ्रॉग से। और कह रहा है बेटा द यूरेटर्स एक्ट एज यूरोजेनिटल डक्ट। ये किसकी तरह काम करते हैं? यूरोजेनिटल डक्ट। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों ही क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो आप लोग चाहे यहाँ पे लिख लो बेटा नीचे यूरिन प्लस स्पर्म, यूरिन प्लस स्पर्म लिख लो या सीमेन लिख लो, ठीक है।
दोनों चीजें क्या होती हैं, यहीं से रिलीज होती हैं। इसको हम सीवन समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन फीमेल में यूरोजेनिटल डक्ट एब्सेंट होगी, ठीक है, ये मैं बताना चाहता था। क्लियर हुआ बेटा इतना? आगे देखो कह रहा है विच ओपन इनटू द क्लोएका, ओपन तो आपको पता है क्लोएका होगा। आगे देखो कह रहा है फीमेल्स की बात, फीमेल द यूरेटर एंड, बेटा चला जाओ, कह रहा है फीमेल्स यूरेटर और ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब, चाहे लिख लो दूसरा नाम। फैलोपियन ट्यूब का मतलब जानते हो क्या होता है, ओवरी से जो यूट्रस के लिए गैमेट को लेके आती है, ओवा को लेके आती है, उसे क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और फीमेल्स में क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पला वाले रीजन में, कहां होता है, वो हम तब बात करेंगे, फीमेल का पढ़ेंगे, अभी इसका पढ़ लो मैडम। अगले देखो कह रहा है ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, कैसा ओपन हो रहा है, सेपरेटली इन द क्लोएका। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे यूरेटर अलग होता है, ओविडक्ट अलग होती है फीमेल केस में, लेकिन ओपन कॉमनली होता है क्लोएका में। मेल में एक ही डक्ट होती है, इसे बोलते हैं यूरोजेनिटल डक्ट। क्लियर को बिल्कुल हमारी तरह हिसाब है। इसके बाद अगली बात करूं, कह रहा है थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम जो होता है उसके वेंट्रल वाली साइड में, अगली साइड में होता है, विच आल्सो ओपन इन द क्लोएका, वो भी कहां ओपन होता है, क्लोएका में। इसका मतलब आपको ये समझ में आया, पहला गैमीट, क्या गैमीट, दूसरा यूरिन, और तीसरा बेटा डाइजेस्टिव वेव्स। तीनों चीजों की कॉमन ओपनिंग है कौन, क्लोएका। समझ गए आप लोग, ठीक है। अगले देखो कह रहा था फ्रॉग एस्क्रीट यूरिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरियोटेलिन। क्या बोलते हैं, यूरिया का एक्सक्रीट करता है। एस्क्रेटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी, आपको मैंने बताया था ब्लड के द्वारा आता है किडनी के लिए, और किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है। और लिखा है वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एस्क्रेटेड। क्लियर हुआ बेटा इतना? आप लोग बताओ, आपको उत्सर्जन तंत्र क्लियर हुआ? बिल्कुल हमारी तरह सेम टू सेम। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, मेल के पास कॉमन डक्ट है जिसे बोल रहे हैं हम लोग यूरोजेनिटल डक्ट, और फीमेल के पास दोनों डक्ट अलग अलग हैं, लेकिन ओपन कॉमनली हो रही है किसमें, क्लोएका में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? लेकिन हम लोगों में क्या होता है, ऐसा ही होता है बिल्कुल, लेकिन खाली ओपनिंग अलग अलग होती है। फीमेल्स में यूरिन की अलग होती है, और डक्ट उसकी क्या होती है, गैमेट्स की अलग होती है। यहाँ पे अगला जो पोर्शन है हमारा वो है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम देखेंगे कि मेढक के पास कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और कौन नर्वस सिस्टम है या फिर नहीं है। तो पहले मैं आपको पूरा समझा दूंगा अलग से, फिर ये पढ़ लेंगे लाइनें, समझ लो पहले। देखो यहाँ पे समझते हैं, समझे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको, ये कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है। आप लोग ये बताओ, मैं जल्दी लिखता हूँ बेटा, कहीं सोचो राइटिंग गंदा है, राइटिंग अच्छा है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा मतलब सही है, नॉर्मल है, लेकिन जल्दी लिखना पड़ता है। इधर देखो पहले, मैं उसका ज्यादा समझा दूंगा आपको। कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी, आपको लगता है मेरी वजह से कंट्रोल हो रही है, नहीं, आपकी बॉडी डिपेंड करती है कि आपके अंदर हार्मोन का सिक्रेशन कैसा होता है और आपका जो ब्रेन है वो कैसा है। बेटा एक दिक्कत आपको बताऊं मैं, आप लोगों को लगता होगा, देखो एक तो डिजीज होती है फिजिकली जो आपको दिखती है, सही है, एक होता है कि भाई सोशली टाइप से अगर आदमी कैसा है, लेकिन एक होता है मेंटली। मेंटली ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बॉडी बिल्डर होंगे, स्वस्थ होंगे बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ से क्या होंगे, बहुत ज्यादा खत्म होंगे कभी। इसका मतलब यह है कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, खाली मेंटली उनकी सोच ही ऐसी होती है। जैसे मैंने एक दो पागल देखे हैं, जैसे मैं जाता हूँ तो गांव में एक का है, मतलब जो मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, मतलब है वो वास्तव में पागल ना, दिमाग से गधो जाकर घूमते हैं खाली, तो उनका पूरा बॉडी सिस्टम बिल्कुल सही है, बॉडी बनी हुई सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, मतलब हर मतलब पूरी जगह सही है, लेकिन कहाँ से बेकार है, दिमाग से। तो अब उनका कंट्रोल जो होता है वो नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा कंट्रोल का मतलब है, आप लोग अगर हंसते भी हो या आप लोग गुस्सा भी होते हो या आपके अंदर कोई फीलिंग्स आती है, वो बेटा ओनली जो डिपेंड करती है वो करती है हार्मोन्स पे। किस पे करती है, हार्मोन से। अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो सर कनेक्शन तो मैं अपने आप से कर रहा हूँ, ये काम आप अपने आप से नहीं कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पैरालिसिस हो जाती है, देख सकते हो आराम से। उसका जैसे अगर हाथ में पैरालिसिस हुई तो हाथ को कितना भी चाहे कांटेक्ट कर लूं, कांटेक्ट का मतलब होता है हाथ को इधर उधर कर लूं, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि उसका सिग्नल ही नहीं आ रहा है, ब्रेन चाह रहा है, उसको चाह रहा है कि मैं हाथ घुमाऊं, लेकिन वो नहीं घुमा पा रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि उसका नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो नर्व होती है वो क्या हो गई है, बेकार हो गई है। या फिर वहां पे ये मान लो अगर बेटा ये एक पंखा चल रहा है, अगर मैं यहाँ से बीच से तार काट दूं, क्या काट दूं, तार, तो ये पंखा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, चाहे लाइट हो या ना हो। ऐसा ही होता है हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले समझ लो आपको। अगर हम कंट्रोलिंग सिस्टम की बात करें बेटा, दो टाइप से हमारा बॉडी कंट्रोल होता है। एक होता है हमारा जो वो होता है हार्मोनल कंट्रोल, कौन सा होता है बेटा, और एक होता है तुम्हारा वो होता है न्यूरल कंट्रोल। कौन सा होता है, न्यूरल कंट्रोल। देखो हार्मोनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो हार्मोन्स के द्वारा हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोल सकते हैं बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इसके चैप्टर नहीं है, अलग से आराम से आप लोग पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे मेन जो सेल होती है वो होती है न्यूरॉन्स। क्या होती हैं, और यहाँ पे जो मेन होता है वो क्या होता है, हार्मोन्स। क्या होते हैं, देखो अगर मैं डिफरेंस दोनों में बताऊं तो आप लोग समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो स्लो होता है। कैसे होता है, स्लो। स्लो का मतलब होता है हल्के हल्के। अगर किसी की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हल्के हल्के होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो फास्ट चेंजेस लाते हैं, वरना तो हल्के हल्के होता है। पूरा जो हमारा बॉडी चेंज होता है, पूरा जो हमारे बॉडी क्या होता है, चेंज होता है। ये हमें मैच्योरिटी आती है, प्यूबर्टी आती है, जो भी आता है वो सब किसकी वजह से आता है, हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से आता है, और जितने भी आपके वैसे काम जैसे ब्रेन का हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, जो सिग्नल जाना हो गया, आना हो गया, भाई मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है किसी ने टच किया तो सिग्नल गया ना, तो वो सब किसका काम होता है, नर्वस कंट्रोल। कोई भी हमारी बॉडी में चेंज आता है तो वो नर्वस से नहीं आता, किससे आता है, हार्मोन से। अगर आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, अभी मैं जैसे सपोज अभी तो आपका नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है कि बच्चों को बढ़ जाएगा। मैं आपसे कहूँ बेटा यहाँ से यहाँ आके 2 लाइनें सुनाऊं तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का हार्ट बीट बढ़ जाएगा नॉर्मली, सही है। आप लोग नहीं बोल मिलेगा, मुझे पता है कि आप लोग लगेगा कि मैं जाके मैं बच्चों को देखोगे सबको तो लगेगा यार क्या मैं बोलूँ। या फिर आप लोग पहली बार टीचिंग करने जाना तो आप, ये टीचिंग नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग बहुत देखना, बड़ी बात नहीं छोटी बात है, बच्चे हंस रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों ने कभी नाटक किया होगा, नाटक किया, नाटक जानते स्कूलों में होता है, तो वहां पे क्या होता है, गाना सुनाना होता है या कुछ भी सुनाना होता है स्टेज पे, सही है। तो बेटा कुछ बच्चों की छूट जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बताऊं अपनी कहानी, मैं था 6 में, 6 की बात बता रहा हूँ, 6 की। तो मैंने क्या किया, गाना सुनाने के लिए नाम लिखवा दिया। हमारे स्कूल में अच्छा खासा एनुअल फंक्शन होता था, 1 साल में 1 बार, सही है। अब मैंने नाम लिखवा दिया, सुनो 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 बात को, नाम लिखवा दिया। रात भर मैंने याद किया, घर पे जाके प्रैक्टिस की इस बात की, सुनाने की घर पे, कि मम्मी को सामने डाला, मैंने कहा सुनो देखो ऐसे मैं गा रहा हूँ, बोली ठीक है अच्छा लग रहा है, गा लेना, ठीक है। हमने ठीक है जा रहे हैं। अब सुबह को हुए, जब मैं नहा रहा था सुबह जाने के लिए, तब से मेरी हार्ट बीट हल्की हल्की तेज हो रही थी। बात कौन सी याद करके, मुझे सुनाना है खाली, सही है, वहां पे जाके। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, जैसे जैसे मैं अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, मेरी हार्ट बीट हल्के हल्के तेज हो रही थी। मैं मन में सोचने लगा अचानक कि मैंने क्यों लिखवा दिया, इतना खुश था मैं, अच्छा खासा खुशी होके जाता देखता। अब क्या हुआ, तब भी मुझे कंट्रोल लग रहा था कि सुना दूंगा, इतना था, रट गया रट के, सही है। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा नंबर कौन सा वाला है, मतलब होता नहीं है लिस्ट देख लेते चुपके से कि तुम्हारा 15वां नंबर है। अब पहला परफॉर्मेंस हुई, अच्छी हुई, सब ठीक है बढ़िया है, दूसरी हुई, तीसरी हुई, जैसे 10वीं हुई, मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं सोच रहा था मैं करूं क्या। अब मैं गया, जो मैं को नाम बोलता है उनके पास, मैंने कहा सर वो मेरा नाम काट दो। बोले अरे क्यों बेटा, ऐसा नहीं सकता, आपने लिखवाया तो आपको गाना पड़ेगा। मैंने कहा सर कैसे गाना पड़ेगा, मैं घर चला जाऊंगा। मतलब मुझे नहीं गा मिलेगा ऐसी। तो उन्होंने नाम तो काट दिया, मुझे बताया नहीं, मुझसे बोले कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। अब मैं उस टाइम ये भी दिखाया कि मुझसे पहले कौन है, सही है, और मेरे बाद कौन है। अब मैं सोचूं यार ये नाम ना ले लें, तो कतई खंडर में बता रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा चांस लगा था कि हार्ट अटैक ना आ जाए। कभी होता नहीं है ऐसा कि बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा लगता है कि अरे भाई शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसा लगता है पूरा शरीर धड़क रहा है ऊपर से नीचे तक, वैसा हुआ था। हाँ रियलिटी, वो पहली बार ऐसा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मेरा नाम नहीं बोला, मैंने कहा थैंक गॉड। उसके बाद अपने आप से हो गई। तो जो वो कंडीशन मेरे साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरे अंदर हार्मोन सीरियस हो रहा था। क्या हो रहा था, हार्मोन सीरियस हो रहा था। और उस चक्कर से आप लोग कंट्रोल करना चाहोगे फिर भी नहीं होगा एकदम,
या तो आपको वो बात सही लगा, जब सही हुई तो हल्के हल्के मेरा कंट्रोल हुआ, मैंने कहा भाई कभी नाम नहीं लिखवाऊंगा। इसके बाद मैं हल्के हल्के फिर मैं देखो ऐसा होता है अगर आप टीचर्स के सामने बोलते हो या आप लोग कुछ क्वेश्चंस करते हो या फिर वो हल्के हल्के हमारे अंदर क्या आने लगता है। देखो आपने देखा होगा जो कॉलेज होते हैं, जैसे आप अगर बीटेक कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे आपने देखा होगा मैक पे बुलवाते हैं सामने ले जाके, स्पीच के लिए कहते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। क्या है? अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा बहुत ज्यादा, मुझे पता है, लेकिन आप हल्के हल्के जैसे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं या फिर हल्के हल्के क्या करते हैं टीचर के सामने। फिर मैं प्रेस में भी जाने लगा, मैंने सर से खुद कहा था कि मैं प्रेस मैं मुझे बताया करो, जैसे मुझे अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए और हल्के हल्के आ गया ऐसे ही। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं बॉडी में किसकी वजह से होते हैं बेटा? हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या, और नर्वस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी सिग्नल आते हैं या सिग्नल जाते हैं वो सब किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब आप लोग ये करें, कहानी सुनो। पहले मैं बात कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम की, इसके बाद करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम की। आप लोगों को ये तो पता है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन्स का। किसका करती है बेटा? और नर्वस सिस्टम होता है पूरा। तो पहले कौन सा नाम बताओ, ये वाला या वो वाला? हार्मोन्स वाला। चलो देखो बेटा, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। एक होता है सीएनएस और एक होता है बेटा पीएनएस। इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? ये सब बातें लिखी होंगी अभी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसका मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है बेटा? देखो इसका मतलब क्या है, जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कैसे लिख रहा हूँ, देखो अगर ये तुम्हारा ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, तो ये वाला पोर्शन तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो साइड में आपके पूरा जाल जैसा बना हुआ है, जाल जैसा है नहीं है, आपके चारों जो हाथों तक पैरों तक पूरे तक है गया हुआ, तो जो ये चारों तरफ वाला होता है इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बात समझ गए? सेंट्रल में तुम्हारा आता है, एक आता है ब्रेन और दूसरा क्या आता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड जानते हो क्या होती है? मैंने बताया बहुत बार, तो बता चुका हूँ, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के पीछे होती है, बीच में पड़ी हुई। आपने कहा डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इंजेक्शन लगाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में लगाता है। दूसरा अगर हम बात करें पेरिफेरल की बात करें तो ये होता है नर्व्स के द्वारा। किसके द्वारा? आपकी क्रेनियल नर्व होती है और कौन सी होती है वो, सॉरी क्रेनियल, हाँ, और स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से निकली होती है उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। नर्व का मतलब बिल्कुल तार के जैसा होता है। कैसा होता है? तार। जैसे ये मेन बोर्ड है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ब्रेन। क्या हो गया? अब बेटा ये वायरिंग जो जा रही है इनके लिए, ये हो गया ऑर्गन, पंखे जो चल रहे हैं। अब आप लोग यहाँ से संकेत मिलेगा तो ये तार के द्वारा करंट हो जाएगा ना, और वही हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम है? पेरिफेरल, जो चारों तरफ फैला हुआ है। समझ गए आप लोग? दूसरी बात सुनो, ये जो होता है ये होता है तुम्हारा सेंसरी नर्व। यहाँ पे होती है कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व। और होती है साथ में मोटर नर्व। कौन सी होती है? आप लोग अभी टेंशन मत लेना कि सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये सब चीजें जो अभी पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी द्वारा पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मेडक का आपको समझ में आ जाए खाली। तो बेटा यहाँ पे कौन सी नर्व होती है? सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का काम होता है सिग्नल को ले जाना। जैसे अगर सेंसरी आपको भाई यहाँ से मैं टच करूँ तो आपका खबर कहाँ तक पहुंचेगी? ब्रेन तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये खबर जा रही है ना ब्रेन तक, तो कौन ले जा रहा है? सेंसरी नर्व। कौन सी नर्व बेटा? सेंसरी। और उसके बाद जो सिग्नल आएगा कि क्या करना है मुझे, तो वो किसके द्वारा आएगा? मोटर नर्व के द्वारा। वही बात है कि अगर आपके पास कोई इधर देखो, आपका दोस्त है, अगर उसने यहाँ पे कुछ आपको मारा, ठीक है, तो अब आपका दोस्त होगा, अब आपको यहाँ पे मारा है तो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। अब ब्रेन एनालाइज करेगा क्या करना है, तो आपका यहाँ पे अगर वो क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है या फिर कहीं अंदर दे रहा है, तो वो आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा स्टिमुलस किस टाइप का है। मतलब स्टिमुलाई का मतलब होता है कि हमारा सिग्नल किस टाइप का है। तो ये समझ गए आप लोग। इसको भी डिवाइड किया है दो पार्ट में, पीएनएस को। एक किया है बेटा एएनएस और एक किया है पीएनएस, यही है एसएनएस। इसका मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसका होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सोमैटिक। इसका अब ये बनाना मत, क्योंकि ये डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी डिटेल में हर बात बताऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल में। आप लोग कुछ चक्कर पड़ जाओगे क्यों पढ़ रहे हैं। सोमैटिक, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमिक। समझ गए आप लोग।
अब ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो ऑटोनॉमिक वाले होते हैं काम, वो होते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन। कौन से होते हैं बेटा? इनवॉलंटरी जानते हो? जो हमारे कंट्रोल में ना हो, वो कौन से काम होते हैं? इनवॉलंटरी। और वॉलंटरी फंक्शन का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे आपका जो ब्रेन से कनेक्शन हार्ट का है, किसका है? हार्ट का। वो क्या बेटा आपके कंट्रोल में है? नहीं, वो अपने आप से डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो इसका मतलब वो किसका पार्ट होगा? कहां से कनेक्ट होगा? यहाँ से, एसएनएस वाले पार्ट से। कहां से होगा? एसएनएस वाले जो काम होते हैं सब सारे होते हैं, तो सॉरी ये वॉलंटरी होता है, ये इनवॉलंटरी वाले से। किससे होगा? ईएनएस से। कौन सा होगा? और जो हमारे वॉलंटरी फंक्शन होते हैं, जैसे आपको स्केलेटल मसल्स हो गई, आपके हाथ पैर जो चल रहे हैं वो आपकी इच्छा चल रहा है ना, आपका जो ब्रेन चल रहा है वो माउथ, जो जैसे मैं सर ला रहा हूँ अपनी इच्छा से ला रहा हूँ, इसका मतलब ये वाला काम कौन सा होगा? वॉलंटरी सिग्नल। कौन सा होगा? अब वो कौन सा पार्ट कवर करता है बेटा? एसएनएस वाला। कौन सा करता है? समझ गए आप लोग? और बेटा ईएनएस वाले पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक होता है एसएनएस और एक होता है पीएसएनएस। यानी कि इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे एसएनएस का काम होता है, अगर कोई हार्ट बीट इंक्रीज करना है मान लिया, तो इन्वॉल्व कौन होगा? एसएनएस। हार्ट बीट डिक्रीज करना है तो कौन होगा? पीएसएनएस। आप लोगों को इतना ज्यादा कथा कहानी अभी ध्यान नहीं रखनी है, ये तो बहुत मैंने बता दी। आप लोग इतना ध्यान रखना है, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का मतलब होता है जिसमें तुम, अरे क्या हो गया? पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस को मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसएनएस और ईएनएस और एसएनएस। ईएनएस का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एसएनएस का मतलब क्या है? सोमैटिक। समझ गए आप लोग? इसके बाद ये वाला करता है इनवॉलंटरी फंक्शन, ये वाला कौन सा करता है? वॉलंटरी। सही है। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये होता है हमारा किसके द्वारा? क्रेनियल नर्व और स्पाइन नर्व। नर्व का मतलब तार टाइप के, हमारी पूरी बॉडी में बिछे हुए हैं जाल जैसे। आपको दिख नहीं रहा है? न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में, तभी तो अगर यहाँ टच करूंगा तभी पता लग जाएगा, कहीं भी टच करूंगा पूरे बॉडी के पार्ट में पता आपको लग जाएगा। क्यों लगता है? क्योंकि क्या जाती है? इंपल्स जाती है हमारे ब्रेन तक। जैसे सपोज मानो आपने किसी को देखा, अब आपको लगा यार जान पहचान लग रहा है, ये तो सही है, जान पहचान लग रही है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेन क्या करेगा? एनालाइज करेगा। देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? और आंखों ने देखा तो आपको लग रहा है जाना पहचान है, तो आप हलवा करोगे उसे, और जाना पहचान नहीं है तो ठीक है यार, होगा कोई। सही है। तो वो डिपेंड किस पे करता है? खबर कहां से जा रही है? हमारी सेंसरी नर्व द्वारा। आ किस पे आ रही है? मोटर नर्व द्वारा। तो नर्व क्या है? ये किसका पार्ट है? पीएनएस। किसका पार्ट है बेटा? पीएनएस का। अगर आपने किसी को देखा आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, इसका मतलब वहां पे एक्टिव कौन होगा बताओ? ईएनएस का कौन सा वाला पार्ट? एसएनएस वाला। क्योंकि ये कौन सा काम है? इनवॉलंटरी। वो अपने आप बढ़ रही है आपकी, आप अपने आप से नहीं बढ़ा रहे। जैसे पहले आपको देखा होगा टीचर आते थे गांव में, टीचर गांव में आते थे पहले, वो करने क्या करने क्या बोलते थे? क्या करने? सर्वे। टीचर आते थे बच्चों की रिपोर्ट लेने घर पे। हम हाँ ऐसे मान लो हमारे गांव में, हमारे यहाँ तो टीचर ही आते थे। तो अगर हम खेल रहे हैं और हमने देख लिया वो सर आ रहे हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं करता था लगभग, लेकिन जो और दोस्त थे वो गायब रहते थे गुप्त। सही है। वो तभी आएंगे जब गांव से देख लेंगे साइकिल से जा रहे हैं लौट के। ये कहानी बता रहा हूँ वो छोटी की। तो इस टाइम पे क्या होता था? हमारी देख के हार्ट बीट बढ़ जाती थी, अरे इस सर मिल गए तो पता नहीं क्या हो गया। सही है। और उस टाइम जो बच्चे थे वो सर को अलग नजर से देखते थे, वो मारते बहुत थे। सही है। आपके टीचर तो बिल्कुल नहीं मारते, वो मारेंगे तो बच्चा फिर तो तुम्हें पता है क्या करेगा? गाली देने लगेगा। इतने तो बच्चे वैसे हो गए। तो बेटा मैं बड़े बच्चों का नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों का कर रहा हूँ। जो 8 में 9 में वो भी नहीं दब रहे हैं आजकल, क्योंकि सब आपको पता है वो गए वो युवा नेता, तो दबता कोई नहीं आजकल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा युवा नेता मत बनो, पढ़ाई कर ध्यान दो। समझ रहे हो? तो ये सब मत करो। तो आप लोग ये पार्ट समझ गए बेटा? बताओ समझ गए सभी लोग? अभी हम पढ़ेंगे दोबारा। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा होता है बेटा? देखो इसके बारे में ऐसे ही बता दे रहा हूँ। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो किसका सिक्रीशन करती हैं? हार्मोन्स का। किसका करती हैं? हार्मोन्स का। ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो जितनी हमारे पास होती है इतनी मेढक के पास होती हैं। सोचो मेढक के पास क्या क्या होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा बॉडी इतना बड़ा है तो हमारे पास इतना, कोई मेढक इतना बड़ा है और सब कुछ है उसके पास। चलो उसकी बात करते हैं, मेढक की बात करते हैं। इसीलिए आपको बताया पहले मेढक का क्या करवाते थे? ऑपरेशन। इसी चक्कर से करवाते थे कि आप लोग सारे पार्ट देख लो उसके। चलो ठीक है।
अब बेटा इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, ग्लैंड होती है। क्या होती है? ग्लैंड। देखो मैं एक बार स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले पार्ट में हमारे दो ग्लैंड होती हैं, एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होती है पीनियल ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी और पीनियल। पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पिट्यूटरी और पीनियल। इसके बाद नीचे आओ थोड़ा सा, बोलो मत, यहाँ पे गर्दन जो मैं पकड़ा हूँ, यहाँ पे ये ग्लैंड पकड़ा हूँ, ये ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है? और इसके जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड। कौन सी होती है? आपने देखा होगा किसी जो घेंगा रोग रहता है तो ये क्या होता है, स्वेलन कर जाती है, सूज जाती है। ये क्या सूजती है? ग्लैंड सूजती है। इसका नाम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? ठीक है। अगर हम अगले बात करें, नीचे आए थोड़ा सा, तो हमारे हार्ट के पास एक ग्लैंड होती है, बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मैंने जिक्र भी किया था एक बार, वो हमारी ग्लैंड रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड होती है, जिसको देख के हम एज का पता लगा सकते हैं। इसके और नीचे जाओगे तो आपको पैनक्रियास मिलेगा, क्योंकि पैनक्रियास मैंने बताया था मिक्स ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो एक्सोक्राइन पोर्शन एंजाइम का सिक्रेशन करता है और एंडोक्राइन पोर्शन किसका करता है? हार्मोन्स का। इतना क्लियर है? पैनक्रियास हो गया। उसके और नीचे जाओगे तो किडनी के पास होती है दो ग्लैंड, जिसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? और बेटा उससे और नीचे जाओगे तो टेस्टिस मिलेगा आपको, टेस्टिस भी एक ग्लैंड है। और इसके बाद फीमेल्स में क्या होती है? ओवरी। वो भी किसकी तरह काम करती हैं? ग्लैंड की तरह। कैसे करती हैं? जैसे आपको पता होगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है, तो उस टाइम पे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो एक ग्लैंड की तरह काम करता है, इसे बोलते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। वहां से एक हार्मोन सीक्रेशन होता है, इसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? और उस हार्मोन का नाम दूसरे नाम से बोल सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर उसकी कमी हो रही है तो फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आप लोग ये बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझ गए हम लोग? क्या क्या मैंने बोला? जितनी ग्लैंड्स होती हैं हमारे पास, उतनी किसके पास होती हैं? मेढक के पास। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है बेटा। तो हम लोग आते हैं किताब पे। किस पे आते हैं? किताब पे आ जाओ। तो ये सब पोर्शन पढ़ लेना, आप समझ गए पूरा, ठीक है। मैंने समझा दिया। आप देखो क्या क्या लिखा है। देखो लिखा है सिस्टम। किताब है सबके पास, अब तो होगी बेटा। वैसा बच्चा है इसमें किताब नहीं है। अभी भी महान आत्मा बैठी हुई यहाँ पे। कौन बैठी है? तुम्हारे पास नहीं किताब? तो फोन में ही निकाल लो किताब, तो फोन में डाउनलोड कर लो, कुछ तो कर लो। फोन में क्या डाउनलोड करते हो? राखी सावंत दिखाने बेटा, किताब डाउनलोड कर लो। दिन भर राखी सावंत दिखते रहते हो। इधर आ जाओ, चलो ये पढ़े बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। देखो सब कुछ लिखा हुआ जो मैंने अभी पढ़ाया है, ध्यान से देखना। इधर देखो किताब देखो। बोल कौन रहा बेटा? बोलो मत। कह रहा था सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली। अच्छा, कोऑर्डिनेशन का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? क्या क्या सही से बोलो, क्या होता है तुम बताना। अंजलि, किसी को पता है कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? बताओ। तुम क्यों नहीं आती बायोलॉजी पढ़ने? बाद में क्यों आती हो? लेट जाती हो? अच्छा। और बच्चा बताओ, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ कोई काम मिलके हो, उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर। बेटा जैसे आप लोग सभी लोग एक रोबोट बनाओ, तो वो रोबोट जो बना रहा है वो कौन से मैनर बना रहे हो? कोऑर्डिनेट मैनर में, सब लोग मिलके बना रहे हो। ऐसे एंडोक्राइन कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब होता है एक अकेला सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। अभी मान लिया आपने देखा डरावनी चीज, सही है, जब तक देखा और खबर गई किसके द्वारा? नर्व के द्वारा। किस द्वारा गई? नर्व के द्वारा। तो कौन सा इन्वॉल्व होगा? नर्वस सिस्टम। अब आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उसमें कौन इन्वॉल्व होगा? हार्मोन, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोनों सिस्टम एक दूसरे के ऊपर क्या है? कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। समझ गए आप लोग? ये बात हो रही है। तो देखो ये कह रहा है हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। अब देखो इधर देखो, इट इंक्लूड बोथ होगा नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ, केमिकल मतलब हार्मोन्स की बात कर रहा है, और वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द हार्मोन्स। किस तरह अचीव करता है? हार्मोन्स होते हैं।
कह रहा है विच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने कहा था एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन सीक्रेशन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, एंजाइम सीक्रेशन। क्लियर? ठीक है। देखो जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा यहाँ बोलेगा, ये रेडी है, इसलिए पढ़ लिया करो, ध्यान रखो। अगर जो बच्चा नहीं बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है घर पे जाके। और मुझे अभी पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं घर पे जाके, मुझे खूब पता है। वो शाम या तो मूवी देखने में निकाल देते हैं या किसी लड़की से बात करने में निकाल देते हैं, मतलब टाइम निकालना है उन्हें खाली। बेटा ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूँ, दोनों काम कोऑर्डिनेट बना करो, मतलब पढ़ाई भी करो, वो काम जरूरी है, कोई बात नहीं, रोबोट नहीं हो आप लोग। लेकिन क्या बोला, क्या कह रहे हैं, ये देखो, तो आप लोग कोऑर्डिनेटर मैनर में काम करो। ऐसा नहीं कि आप लोग एक काम में लगे हो तो ये वाला काम बेकार हो जाएगा पढ़ाई वाला, ठीक है? दोनों काम करो लेकिन सही से करो। ये देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, आप लोग जो नहीं बताएगा क्वेश्चन में समझ जाऊंगा पढ़ाई नहीं कर रहा है। फिर मैं बेटा ऐसे कामों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। कैसे आप लोग समझ सकते हो कितना स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत चीजें देखता हूँ मैं, आपका फोन भी चेक कर लूंगा हो गया तो। एक बच्चे का मैंने कर लिया था एक बार, बहुत मैंने कुछ मैं से कहा था बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। उसके पापा से मेरी बात हुई थी कई बार, तो बोले सर आप मैंने कहा मैं पूरी फोर्स कर रहा हूँ बच्चे पे। देखो मुझे ये लगता है एक होता है टीचर, सही है, उसे मतलब होता है खाली पढ़ाने से, पढ़ाया तुम्हें समझ में आया तो तुम जानो, नहीं आया तो तुम जानो, पढ़ा के चला गया। मेरा मतलब रहता है कि एक बच्चे को आना चाहिए समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए। अगर तुम पढ़ा रहे हो तुम्हारा मतलब क्या बनता है, ये तो बनता है। दूसरा, बच्चे के अंदर नॉलेज कम होती है तो उसको समझाना चाहिए कि कैसे पढ़ाई करना है। बच्चे गलती करते हैं, मैंने भी की थी इस टाइम पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ना करो, सही है, आप लोग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बच्चा को मैं समझा रहा था तो बीच में बोला कि सर मैं तो बहुत पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं समझता हूँ कितना पढ़ता था, तो वो समझ रहा था मैं कितना पढ़ाई कर रहा। उसके पापा से मेरी बात होती थी, मैंने कहा फोन देना बेटा मैंने फोन देखा, मैंने फोन चेक किया और मैंने दिखाया उसे, मैंने ये क्या है वो बड़ा चक्कर में उसने दोबारा मेरे सामने कभी नजर नहीं मिलाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा आप लोग पढ़ाई कर लो, वो बात ना जाए तो आप पढ़ाई ना कर पाओ। बेटा पढ़ाई करो, मेहनत से, मेरा मेन फोकस ये है। आगे जाओ। वैसे आप लोगों का क्या जीरो टाइप है वो आप लोग समझ सकते हो, आप घर जाके शैतान बनते हो या फिर इंसान ही रहते हो वो आप लोगों को पता होगा। अगले देखो, कह रहा था प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग। कौन कौन सी है देखो, पहला कौन सा है बेटा, पिट्यूटरी, जो हमारे ब्रेन में होती है। सब लोग जाग रहे हो, सो गए, जाग रहे हैं सभी लोग, ठीक है। पहली ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी। दूसरी, तीसरा पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक, एड्रिनल और गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब टेस्टिस और ओवरी। क्लियर हुआ? तो सारी ग्लैंड्स होती है जो हमारे पास है वो इनके पास है, ठीक है। अगले देखो, अब बात कर रहा है नर्वस सिस्टम की। किस बात कर रहा है बेटा, नर्वस सिस्टम की बात करें तो लिखा है ऑर्गेनाइज इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और क्या आएगा, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आएंगी। ये तो मैंने बताया था अभी आपको। अगले देखो, कह रहा है एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैंने कहा था एक पीएनएस दो पार्ट में डिवाइड होता है, ईएनएस और एसएनएस। ईएनएस का मतलब ऑटोनोमिक, एसएनएस का मतलब सोमैटिक। तो ये कह रहा है, अब देखो ईएनएस वाला पार्ट दो पार्ट में फिर डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। है सब कुछ भाई जो मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। कह रहा है देयर आर 10 पेयर, अब ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनके पास 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, 10 पेयर स्पाइनल नर्व होती है। मतलब जो बॉडी से क्रेनियल मतलब ब्रेन से निकलती है और स्पाइन मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। कह रहा है द ब्रेन इज इनक्लोज्ड बाय, अब देखो ये ब्रेन की बात कर रहा है। देखो ब्रेन की अगर हम बात करें आपको बताया जो ब्रेन होता है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में होता है? एक होता है फोर ब्रेन, कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है बेटा? मिड ब्रेन पहले, और तीसरा कौन सा होता है? हैंड ब्रेन। ये तो पढ़ा होगा सब लोगों ने, ये कतई नहीं पढ़ा है। अब देखो फोर ब्रेन कौन सा पार्ट होता है? अगले वाला हिस्सा ये वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, हैंड ब्रेन पीछे वाला। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे क्या क्या होता है? देखो सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? अच्छा एक बात और करना आपको क्या लगता है कि आपका जो ब्रेन है इसके अंदर क्या कैपेसिटी नहीं होती है? हम लोग एक जल्दी में कह देते हैं कि सबके पास एक जैसा ब्रेन है। बेटा ये बात गलत है। ब्रेन का भी कैपेसिटी जो आईक्यू लेवल होता है वो सबका अलग अलग होता है, सही है। ये नहीं, ये कहने वाली बात है कि सबके पास ब्रेन एक बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मान मत लेना कि मेरे पास आईक्यू लेवल कम है, आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो इसका बहुत ज्यादा है। ब्रेन का जो अगर इंटेलिजेंस पावर आपसे पूछे किस बात पे डिपेंड करता है तो वो करता है दो बातों पे। किस पे डिपेंड करता है? दो बातों में।
पहला डिपेंड करता है कि आपका जो सेरिब्रम वाला पार्ट है उसमें फोल्डिंग कितनी ज्यादा है। क्या रहता है? फोल्डिंग, जिन्हें बोलते हैं गायरी और सरकाई। वो कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ब्रेन कैसा होगा, आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, उस बच्चे को जल्दी समझ में आ जाएगा। जिसका फोल्डिंग सेरिब्रम अगर कम है तो उस बच्चे को उतना ही लेट समझ में आएगा। ये डिपेंड करता है इंटेलिजेंस पावर पे ब्रेन की। दूसरा बेटा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर। आपकी बॉडी, आपके ब्रेन में ग्रे मैटर का अमाउंट कितना है। अगर वो कम है तो आपका आईक्यू लेवल कम होगा, और वो ज्यादा है तो आपका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा खासा है, ग्रे मैटर अच्छा खासा है, फोल्डिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं लगा रहे हो जिस काम को पे ध्यान लगाना चाहिए, मतलब पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सही है, एक तो इस बात पर डिपेंड करता है। वैसे आप बहुत होशियार हो, होशियार का मतलब होता नहीं है बच्चे दूसरे से एकदम बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे सपोज मानो मेरा छोटा भाई है एक, सही है, उसकी स्टोरी बता दे रहा हूँ, देख लेगा वीडियो बाद में। तो वो कैसा है कि उसको तुम ये पूछ लो कि पढ़ाई के मामले में कतई जीरो है, पढ़ाई करना नहीं चाहता। और वैसे अगर हम बात करें, जैसे कावड़ ने अभी जो चला गया, दूसरी अगर हम बात करें उसे पूरा ज्ञान है, मुझसे ज्यादा ज्ञान है कि किसके पास गांव में कितनी जमीन है, किस पे कितना कर्जा है, कौन प्रधान में कितना वोट लेगा, कौन कितने देगा, अटरिया में कौन, हमारे दूसरे गांव पास में है कि वहां पे कौन प्रधान बनने वाला है, पूरा ज्ञान है। मुझे कोई जानता तक नहीं है, सही है, मुझे आदर नहीं जानते, गाँव में जाते नहीं कभी। तो दूसरा क्या है, तो उसका आईक्यू लेवल तो बहुत तेज है, उसे सब पता है कि गन्ने में कौन सी खाद लगाएं, कितने टाइम पे इंजन लेके जाएं, कितने टाइम पे क्या होता है, सही, खेती में क्या होता है, कौन से खेत पे क्या लगाओ, सब पता है उसे। और मैं भी चाहता हूँ कि उसका दिमाग उसी काम में, तो वो भी खेती करे। मैं भी नहीं कहता पढ़ाई कर, क्योंकि मुझे लगता है 50-60 हज़ार की नौकरी करेगा वो बेकार है, एक आदमी घर पे होना चाहिए। और दूसरी कि सही है, नौकरी कर क्या करेगा, मैं हम तो खाली पछता रहा हूँ उसका। अगले क्या होता है, मैं नहीं कहता कभी उससे पढ़ाई, कभी नहीं करता, अभी तक नहीं कही, अभी तक नहीं कहा। मैंने कहा पढ़ाई मत करो, एंजॉय करो। दूसरा क्या है, चालाक नहीं बेटा, इसका मतलब ये होता है जिस बच्चे का अगर पढ़ाई में फोकस है ही नहीं तो उसके लिए तुम क्यों परेशान करो बताओ। मुझे लगता है जिंदगी का जो मेन मकसद होता है वो होता है खुश रहना। क्या होता है? खुश रहना। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं बेटा, जिसके घर पे अगर कार भी आ जाएगी तब तो उसे बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, उसे लगेगा अरे यार नॉर्मल चीज है, ले आए पापा अपने लिए, क्या मैं क्या करूँ। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो आराम से कहते ही चटनी रोटी खाएंगे लेकिन मस्त रहेगी एकदम, जैसा लगता है कि हमेशा वही खुश रहते हैं जिंदगी में। तो खुशी कभी पैसे से या इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। मुझे लगता है कि आपको जिस काम में खुशी मिलती है वो काम करो बेटा। ऐसे बहुत लोग मैं दिखा दूंगा जिसने सुसाइड कर दिया, आप देखती हो, खबर पढ़ते हो कि कोटा में इतने छात्रों ने सुसाइड कर लिया, कानपुर में कर लिया। ऐसे बच्चों को पढ़ा क्या फायदा। ये वही बच्चे तो होते हैं जो मैं अपने छोटे भाई से कहूँगा बेटा पढ़ाई कर जाएगा, कोटा रुपये मैं दे रहा हूँ, वो क्या करेगा, शासन नहीं होगा, सुसाइड कर लेगा। तो उससे क्या फायदा, इससे अच्छा तो खेती कर, वो मस्त जिंदगी जिएगा, आराम से खुश रह रहा है बहुत अच्छे तरीके से, वो खुद कहता है पढ़ाई नहीं करूंगा। तो आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए खुश रहना। क्या होना चाहिए? क्योंकि देखो मैंने बहुत लोग देखे हैं, आईएएस ऐसे भी देखे हैं जो आईएएस प्रॉपर हैं और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सही है, मतलब आईएएस तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें बेटा ये लगने वाली बात होती है खाली कि तुम्हें लग रहा है कि मैं एमबीबीएस क्वालिफाई हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में खुशी खुशी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आप अभी हो वैसे ही आप रहोगे एमबीबीएस करने के बाद भी। ये खाली एक डिफरेंस होता है, हमारा मेंटेलिटी होता है। आपको लग रहा होगा कि मेरी अभी नौकरी लग रही है 1 लाख रुपए महीना, तो मैं पता नहीं क्या करूंगा, कुछ नहीं करोगे, कतई ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो। ये बात खाली हमें लगती है बस, क्योंकि आप लोगों का जो माहौल होगा वो उसी टाइप चेंज होता रहता है। और ये बात दुखी रहने के लिए आपकी 1 लाख नहीं 20 लाख रुपया नौकरी महीने की लग जाए, लेकिन दुखी रहने वाले जो कारण होते हैं दुखी देंगे, आपको दुख देंगे। मतलब आपको अंदर से फील होगा कि मैं दुखी हूँ। पैसा उस टाइम में काम नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ हर दिन खुश रहो, हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहो जो भी करना है, लेकिन हर दिन कभी ये मत सोचो कि अरे अगली साल कर लेंगे, अगली साल पता है क्या होगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा ज्ञान देना बच्चों को बहुत जरूरी होता है। बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर दिमाग पे लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। बेटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घंटा होगा, कुछ ना कुछ कर लेना अच्छा। अरे मतलब कुछ ना कुछ अच्छा कर लेना, बात खत्म। चाहे खेती कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ खुश रहो और मेहनत से पढ़ाई करो। यहाँ पे देखो
ये देखो बेटा इधर तो मैं क्या कह रहा था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ये देखो फोर ब्रेन का मतलब होता है कि आपका कौन सा पार्ट होता है, सेरिब्रम। बोलो मत कौन बोल रहा है, आप बेटा पढ़ाई कर लो, अब ये मत सोचो कि मैं नहीं करूंगा पढ़ाई, हाँ पढ़ाई करने के लिए आए यहाँ पे। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3। एक होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन में ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, खाली एक ब्रेन स्टेम होती है और 2 पेयर ऑप्टिक लोब होते हैं। हैंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। क्या होता है, तो मेढक के पास क्या क्या है वो समझते हैं। देखो कह रहा है यहाँ पे ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, ये मैं कई बार तो कहूँ हमारा जो क्रेनियम है जो बोन से बना है, 8 बोन से, कौन कौन सी, फ्रंटल, पैराटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और हाँ सही है। इसके बाद देखो अगले कह रहा है ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में होगा, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। क्लियर हुआ बेटा। 4 ब्रेन में जो आएगा कौन कौन सा पार्ट आएगा, इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब्स आएंगे, पेयर्ड सेरिब्रम हेमिस्फीयर आएगा और क्या आएगा, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन। यानी कि हमारी तरह लगभग नहीं होता, लेकिन कुछ पार्ट हमारी तरह होते हैं। जैसे डाइनसेफेलॉन हमारा ही पार्ट होता है, यानी कि थैलेमस हाइपोथैलेमस का कुछ पार्ट मिला क्या बनता है, डाइनसेफेलॉन, वो होता है। इसके बाद कह रहा है मिड ब्रेन में कह रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। हमारी तरह बिल्कुल हमारे में ऑप्टिक लोब होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑप्टिक लोब। किसमें, मिड ब्रेन में। और अगर हैंड ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है सेरिबेलम और क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी कि यहाँ पे पोन्स वाला रीजन क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट। क्लियर हुआ बेटा इतनी बात। आगे देखो कह रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा passes out through the foramen of magnum and continue into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column। ये क्या है समझो बेटा, जो आपकी खोपड़ी है, क्या है, खोपड़ी। अगर इसको मैं उठाऊं, अब उठ तो नहीं जाएगी ना, यहाँ से काटना पड़ेगा पहले, तो हटेगी, उठ तो जाएगी, ठीक है। हटाऊं तो आपकी खोपड़ी नीचे से छेद होगा, मतलब ये कितना बड़ा एरिया होगा जिसमें हमारी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी फंसी हुई है, सही है। उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बोलते हैं, अरे गधू इधर देखो, ये खोपड़ी है तो यहाँ पे ऐसे होगी, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। और ये आपका क्या है, ब्रेन है। क्या है बेटा, यहीं से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकलती है, जो हमारी जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। कहाँ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है, ये जो नीचे पीछे रीढ़ की हड्डी है इसके बीच में पड़ी हुई है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो वो किससे आई है, इस वाले एरिया को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्लियर हुआ इतना। तो आप लोग पहले ये बताओ, ये वाला क्लियर हो गया, ये पोर्शन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। बेटा ये पोर्शन तब क्लियर होंगे जब घर पे जाके 2 घंटे पढ़ोगे। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है वो बच्चा भूल जाए। पढ़ाई कौन नहीं कर रहा है, पानी है किसी के पास, लेना सही है। बेटा पढ़ाई कौन नहीं कर रहा है, देखो आप लोग पढ़ाई करो, वरना क्या करोगे फिर लाइफ में अगले देखो चलो करो करो हम भी चलेंगे, पढ़ाई करो मेहनत से, तब आपको मुझे पढ़ाते हुए मजा आएगा। एक बात और बताऊंगा आपको, मैं आपको बायोलॉजी का लास्ट तक पढ़ा दूंगा। लास्ट का मतलब होता है उसके बाद बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, आपका कोई मीडियम क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन वो तब पढ़ाते हुए मजा आएगा जब आप मेहनत से पढ़ाई करोगे, सही है। ऐसे क्या फायदा खाली मैं बकवास करूँ यहाँ पे, आप लोग यहाँ सुना, यहाँ निकाला, घर पे जाकर फिर वही स्टोरी चल रही लगातार। ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई आपको मेहनत से करनी है। आप लोग थोड़ा ये सोचो कि अगर मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बेटा आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग भी पढ़ाई करो मेहनत से। ऐसा ना हो कि पेपर देखो तो ये तो पता लगे सर ने पढ़ाया था लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ाया था, मतलब इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कर रहा हूँ बेटा, जो बच्चा घर पे जाकर अगर 2 घंटा बायोलॉजी ना पढ़ पाए, चाहे हिंदी किताब से, इंग्लिश किताब से, अगर वो 2 घंटा बायोलॉजी के लिए नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो मेरी क्लास ना ले, वो बहुत अच्छा रहेगा ऑनलाइन ही पढ़े। ऑनलाइन वहाँ कोई फर्क नहीं है कि पढ़ रहे हो तुम या घर पे नहीं पढ़ रहे हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें तैयार कराना पूरी तरीके से, और तैयार करना तुम्हारे लिए, उसका मतलब यह है कि आपको बेटा 2 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप, पहली बात तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप लोग खुद सोचो, अगर आप 2 घंटे नहीं दे पा रहे तो फिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो।
जो मैंने आपको बताया, फिर तो आप ऐसा हो गया कि आपका पैशन पढ़ाई करना नहीं है, आपका पैशन कुछ और है। ये आप खाली पापा मम्मी के चक्कर में जाल में फंसे हुए हो कि पढ़ाई करनी है, ऐसा है। लेकिन यही मत सोचना कि सर मेरा तो सब तुम सब बच्चों के जो पैशन होगा वो कहीं और ही होगा। मुझे पता है 90% बच्चों को तो होगा, 10% बच्चों को पढ़ाई करने का होगा पैशन। लेकिन बेटा पैशन भी चूज करना पड़ता है हमारे हालात देख के, ये भी ध्यान रखना। आप लोग सोचो कि मैं तो बॉलीवुड में हीरो बनूंगा, कैसे बन जाओगे? आपके हालात ही नहीं है वो वाले बॉलीवुड में हीरो बनने वाले। अब आपने सोचा मेरा पैशन तो एक्टिंग करना है, भाई जब आपको एक्टिंग तो करना है ये बात सही है, लेकिन आप अपने हालात तो देखो हो कहाँ पे, पोजीशन देखो ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी पैशन अपना सही से चूज करना। ऐसा नहीं कि अभी अभी हम बाहर में जाऊँ आपसे मुझसे कहो सर मेरा पैशन तो वो है, बेटा वो उससे मतलब सुनना है कि तुम अपने हालात देखो, तुम्हारे हालात क्या है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और नीट के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है भाई। यहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे होंगे, इसके पापा प्राइवेट एमबीबीएस करवा देंगे, उनके पास होगा 1 करोड़ रुपया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा काउंसलिंग भी डर के करवाएंगे, 10,000 रुपया भी डर के खर्च करेंगे कि बच्चे का सिलेक्शन हो या ना हो काउंसलिंग के लिए। तो दोनों टाइप के लोग हैं, सही है, हर टाइप के लोग होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पैशन आप लोग बना लो, पढ़ाई ना हो अभी तक तो बना लो पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई करके ही आप लोग कुछ कर सकते हो, वरना मुझे लग रहा है कि आप अंबानी टक्कर लोगे। ऐसा भी नहीं कि बेटा आपके पापा कोई फैक्ट्री चला रहे हैं बहुत बड़ी, आप सोचोगे कि पापा इसका सीईओ बना देंगे मुझे, या मैं जाऊंगा उसकी कुर्सी संभाल लूंगा आराम से, तो मत करो पढ़ाई। और आपको लग रहा है कि आपके फादर एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल का मतलब होता है खेती कर रहे हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे हैं, या कोई डॉक्टर या टीचर है, तो बेटा आप लोग इतने बन जाओ कि उनसे ऊपर चले जाओ थोड़े से। ऐसा ना लगे कि आपके पापा को आपको देख के शर्म लगे कि ये साला मेरा लड़का है, जैसे पापा एमबीबीएस और लड़का क्या है कंपाउंडर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पापा टीचर है गवर्नमेंट और लड़का क्या कर रहा है प्राइवेट पढ़ा रहा है स्कूल में 3,000 महीने, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, थोड़े अच्छे करो। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो कह रहा है बेटा फ्रॉग है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब मैंने क्या बताया था, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन से हमारे अंदर क्या क्या होते हैं, स्किन होता है, नाक होती है, कान होते हैं, आंखें होती हैं, और क्या होता है जीभ, क्या होती है जीभ। तो यहाँ पे भी देखो सब कुछ है, कह रहा है सेंसरी पेपला होती है, जिसे बोलते हैं स्किन के पास, टेस्ट के लिए टेस्ट बड होती है, स्मेल के लिए क्या होता है नाक होती है, विजन के लिए क्या होता है आंखें होती हैं, और बेटा सुनने के लिए क्या होते हैं कान होते हैं। तो यहाँ पे भी सारे सेंस ऑर्गन वैसे ही जैसे हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं। इसके बाद कह रहा है बेटा आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। आईज इन फ्रॉग आर एक पेयर होती है, सब में होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट। ये हमारे कहाँ फंसी हुई हैं ऑर्बिट में, ये आंखें हमारी भी हैं उसकी भी होती हैं। अगले देखो क्या कह रहा है, दीज आर सिंपल आई होती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल ईयर क्या होता है एब्सेंट होता है, क्या होता है एक्सटर्नल ईयर का मतलब ये वाला पार्ट। इनका जो एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट करता है वो करता है ईयर पिन्ना, यानी कि मैंने बोला था कान का पर्दा, क्या बोला था सॉरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्या करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये बोल सकता हूँ मैं ईयर ड्रम, सही है। अगर आप बाहर से देखोगे मेढक को तो आपको दिख जाएगा आराम से क्या उसका कान का पर्दा, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो ये ईयर पिन्ना है ये इन लोगों में क्या होता है अब्सेंट होता है, सही है, और हम लोगों में क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब कान का पर्दा, कैन बी सीन एक्सटर्नली, आप लोग आराम से बाहर से देख सकते हो कान के पर्दे के लिए। अगले कह रहा है ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। मैंने कहा था बेटा कान का जो काम होता है मेन क्या होता है बैलेंसिंग, बैलेंस ऑफ द बॉडी, और दूसरा काम क्या होता है सुनना, क्योंकि कान का आपको लगता है एक ही ऑर्गन है, एक नहीं इसके दो पार्ट हैं अंदर जाके। एक्सटर्नल ईयर ये वाला हो गया, मिडिल ईयर में तो आपके बोन होती है 3, जिसमें स्टेपेज, इनकस और मेलियस। इसके बाद कान का पर्दा होता है उन्हीं के पास। अंदर जाओगे तो 2 रीजन मिलेंगे, एक मिलेगा कॉक्लिया और एक मिलेगा सेमी वेस्टिबुलर कैनाल। कॉक्लिया का मतलब होता है बेटा, कॉक्लिया का मतलब होता है कि आपका सुनने का काम करता है, और जो सेमी वेस्टिबुलर कैनाल होती है उसका काम करती है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करना। अगर आपका कान निकाल दिया है तो आपकी बॉडी बैलेंस आप नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं सीधे खड़ा हूं या फिर गिर रहा हूं, समझ गए आप लोग। तो बैलेंस का काम कौन करता है कान करता है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है, आपको बताओ सब लोग क्लियर है, किसी को डाउट है बताओ जल्दी। ये चैप्टर हो गया मुझे लग रहा है,
इतना पढ़ा ही दे रहा हूँ, पढ़ा दूं। अब बेटा जो कल क्लास होगी वो अभी तक आपको 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, कल क्लास में बता रहा हूँ आपको। नया चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, दूसरा कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मैं आपको एक बार, जो भी बच्चे आपको बताया नए नए आ रहे हैं लगातार, आप आज भी नए बच्चे आए, कौन कौन आया बेटा? सही है, आप लोग नए आओ, अब डेली आओगे ना, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो बच्चे नए आ रहे हैं लगातार आए, मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए। पहला पढ़ाया प्लांट किंगडम, दूसरा पढ़ाया एनिमल, और तीसरा कल मैं तीनों चैप्टर का एक बार रिवीजन करवा दूंगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। 1 बाय 1 करके तीनों चैप्टर का आप लोग इतना काम कर लेना, बस अभी जाके घर पे जाके आप लोग 2 घंटे पढ़ लेना, जिससे क्या होगा कि आओ 3 चैप्टर पढ़ना, ये नहीं ये वाला, मतलब 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेना, गधो 4 घंटे पढ़ लेना। कुछ काम करोगे क्या? आपके साथ ही जा रहे हो? नहीं जा रहे ना, 3 घंटे पढ़ लेना, उसके बाद कुछ भी करना। इधर देखो, तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखो, 3 घंटे आपको पढ़ना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर 1 घंटा एक चैप्टर को देंगे, लेकिन 3 घंटे कैसे पढ़ना है? मस्त वाले तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे 2:55 पे और 3 बजे तक पढ़े, कह रहे हैं 3 बजे तक पढ़े, मैं तो 5 मिनट पढ़े खाली कहीं 3 घंटे तो बैठो, लेकिन पहले फोन चलाओ, उसके बाद बीच में फोन चलाओ, उसके बाद लास्ट में फोन चलाओ, पढ़ लिया 3 घंटे, समझ में एक पेज भी नहीं पढ़ा। 1 घंटे को आपको पढ़ना है प्लांट किंगडम, 1 घंटा पढ़ना है कौन सा? एनिमल। सब बच्चों को, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, और जिसके पढ़े हुए हैं वो 3 चैप्टर क्वेश्चन लगा के आना, ठीक है, क्वेश्चन लगा के। और तीसरा क्या पढ़ना है आपको? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये काम करना है। और बेटा ये काम करके आओगे कल, तो आपको क्लास में कल बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं रिवीजन करवाऊंगा, दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये चैप्टर खत्म कर देना है, इतना बचा है खाली, आ जाओ। पढ़े? ठीक है। देखो कह रहा है फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पास भी क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, होगा भी क्यों नहीं होगा। अगले कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है ये देखो, बात मतलब बेटा 5 मिनट दो। कह रहा है एओलिस, ओविड, क्या कह रहा है? ओवाइड टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं? टेस्टिस। तो 1 पे टेस्टिस होते हैं, हमारे पास भी इसके पास भी। टेस्टिस का काम क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और इसका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। किसका काम होता है? टेस्टिस का। अगले कह रहे हैं विच आर फाउंड एडेड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्चियम। यहाँ पे क्या होती है? कवरिंग होती है, तो बोलते हैं मेजोर्चियम। क्या बोलते हैं? मेजोर्चियम। अगले कह रहा है बासा एफरेंसिया आर 10 से 12 सेंटीमीटर नंबर दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस। कहां से निकलती हैं? टेस्टिस से। कौन? बासा एफरेंसिया। अगले कह रहा है दे, अभी समझा दूंगा, दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बीडर्स कैनाल। यहां समझो बेटा, ये देखो मेल, ये कौन सा फीमेल पार्ट है, ये कौन सा है? मेल पार्ट है। कौन सा है? मेल पार्ट। ये टेस्टिस हो गया। इसके बाद जो ये निकली हुई है देखो 10 से 12, ये कैनाल, इन्हें बोलते हैं क्या? बासा एफरेंसिया। क्या बोलते हैं? और बासा एफरेंसिया इस वाली डक्ट में जाती है। कौन सी डक्ट में जाती है बेटा? इस वाली डक्ट में, यहाँ पे, समझे बात को? ये वाली देखो ना, देखो यहाँ से ये बासा एफरेंसिया हो गई, ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा? बासा एफरेंसिया। ये देखो ये क्या होगा? टेस्टिस होगा, यहाँ से स्पर्म बनेगा। और इसके बाद ये वाली जो कैनाल होती है इसे बोलते हैं बीडर्स कैनाल। क्या बोलते हैं? समझ गए हम लोग? और इसी को बोलते हैं बेटा यूरोजेनिटल डक्ट। यानी कि बीडर्स कैनाल का मतलब होता है जो किडनी के पास होती है, यहाँ से अब किडनी क्या बना रही है? यूरिन बना रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है? स्पर्म बन रहा है, इससे टेस्टिस से। तो स्पर्म और तुम्हारा क्या, ये यूरिन कॉमन डक्ट से आएगी, इसे बोलेंगे यूरोजेनिटल डक्ट। और जो कैनाल होती है उसे बोलते हैं बीडर्स कैनाल। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सही है? बीडर्स कैनाल किस में होगी? मेल में होगी, फीमेल में क्या होगी? अब्सेंट। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था मेल में क्या होता है? सीमन और किसकी? यूरिन की कॉमन ओपनिंग होती है, फीमेल में दोनों चीजें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसीलिए यहाँ पे कौन सी कैनाल है बेटा? बीडर्स कैनाल, जो कहाँ पे? किडनी के पास। कहाँ पे? जो किस में होगी? मेल फ्रॉग में, फीमेल फ्रॉग में नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग स्टार बना दो, इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ पे बनाओ? यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे कहाँ गया? हाँ यहाँ, इसे स्टार बनाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखना। अगले देखो बेटा, पढ़े अगले? सब बच्चे सही हो? स्वस्थ हो? ठीक है। यहाँ पे देखो
कह रहा है फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनरी डक्ट, अब वही तो कह रहा था, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोएका। इसका मतलब दोनों में क्या है, कॉमन ओपनिंग। क्या है बेटा? अगले कह रहा है द क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, दूसरा यूरिन और तीसरा स्पर्म टू द एक्सटीरियर। यानी कि क्लोएका जो इतने 3 चीजें बाहर निकालता है, ठीक है, कॉमन ओपनिंग होती है, बोलते हैं क्लोएका। ये क्लोएका का नाम लेते लेते तो सपने में आ गया आज, थक गया हूँ। इसके बाद देखो अगली बात करना फीमेल की। किस बात करना है? फीमेल की। आप लोग किताब को इतनी बार पढ़ा करो कि आपके सपने में आ जाया करे एक बार, सही है? आपके सपने में पता नहीं क्या आता है, गलत की जाती है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ये देखो बेटा, ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरी। एक पेयर क्या होती है? ओवरी। और ओवरी क्या होती है? जो फीमेल्स का एग बनाती हैं, सही है, जिसे बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? अगर मेल की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? टेस्टिस। और फीमेल की बात करें तो क्या होती हैं? ओवरी। जो कितनी होती है? 1 पेयर। कितनी होती है बेटा? इसके बाद देखो क्या कह रहा है, द ओवरी आर सिचुएटेड नियर किडनी, किडनी के पास होती हैं, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन। इनका कोई फंक्शन कनेक्शन नहीं होता है किडनी से विद किडनी, और मेल में किडनी के साथ कनेक्शन था। अगले देखो कह रहा है आ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। लिखा है बेटा, इसे भी स्टॉप नो। यहाँ पे जो क्लोएका होती है वो सेपरेटली क्या होती है, मतलब आता है सेपरेटली, यूरिन अलग और एग अलग। अब देखो इधर देखो, आ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, एक बार में 2500 से 3000 एग क्या करती है फीमेल? प्रोड्यूस करती है। और अगर ह्यूमंस केस की बात करें तो कितना करती है? 1 एग, और वो भी 1 मंथ में। कितने मंथ में? 1 मंथ में। हम लोगों में क्या होता है, देखो एक बात और बताऊंगा आपको, जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे एग जो गैमेट्स का नंबर होगा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा गैमेट्स को पता तो ना होता है कि मुझे इससे जाकर फ्यूजन करना है, वो तो कहीं चला जाएगा, स्पर्म कहीं चला जाएगा, किस्मत में मिल जाएंगे। लेकिन जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो एट द टाइम हमें पता होता है, क्योंकि 1 एग होता है, वो भी क्या हो जाता है? फर्टिलाइज। फीमेल से जो आता है वो 1 एग आता है 1 मंथ में, 1 ओवरी से, दूसरे मंथ में 1 मंथ में 1 ओवरी से, ठीक है। और यहाँ पे कितने एग आ रहे हैं बेटा? मैं ऐसे बोलूंगा फीमेल की पूरी लाइफ में ऐसी 412 से लेके 420 एग प्रोड्यूस होती है, 412 होते हैं लगभग पूरे एज में, मतलब पूरा लाइफ स्पैन में। और यहाँ पे एक बार में कितने रिलीज होना है? 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। अगले देखो कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होगा। कैसा होगा? एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर होगा, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा, मिलना होगा, वो कहाँ होगा? पानी में। कहाँ होगा? एंड टेक प्लेस इन वाटर है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व आपको पता है, लार्वा स्टेज होती है, इसे क्या बोलते हैं? टैडपोल। बहुत आपने पढ़ा होगा टैडपोल लार्वा किसका होता है? मेढक का। ये मछली की तरह होता है। और अगले कह रहा है टैडपोल अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है लार्वा कन्वर्ट टू अडल्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? मेटामॉर्फोसिस। और कह रहा है टू फॉर्म द अडल्ट, और क्या बन जाता है? अडल्ट बन जाता है, ठीक है। अब देखो एक बात और कहूंगा आपको, मैंने ये बताया था आपको कि मेल फ्रॉग होता है, उसके पास फर्स्ट डिजिट में क्या होता है? कॉपुलेटरी पैड होता है, बताया था मैंने। उसका यूज क्या होता है फिर? उसका यूज होता है बेटा कि जो मेढक होता है, जब रेनी सीजन होता है, क्या होता है? रेनी सीजन, बरसात का सीजन आता है, तो आपको पता है मेल फ्रॉग के पास वोकल कॉर्ड होती है, वो टर्टर की आवाज करता है। वो टर्टर की आवाज आपके लिए नहीं करता है, वो अपनी मेढक को बुलाता है, सही है, फीमेल फ्रॉग को बुलाता है। और फीमेल, ये देखो फीमेल फ्रॉग आती है मेल फ्रॉग के पास, मेल फ्रॉग ऐसे करके ऊपर बैठता है और कॉपुलेटरी पैड से खाली फीमेल्स के गैमेट्स को रिलीज करवाता है। जब फीमेल के गैमेट रिलीज होते हैं बाहर पानी में, तभी मेल अपने गैमेट रिलीज कर देता है और उनका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। समझ गए आप लोग? इसीलिए होता है, ना कि वो पॉपुलेशन के लिए नहीं होता है, जो हम लोगों में जैसे होता है वहां वैसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इन लोगों में कैसा होता है? एक्सटर्नल। समझ गए? तो वो इसलिए होता है गैमेट्स को रिलीज करवाने के लिए, यानी कि ओवा को रिलीज करवाने के लिए। किससे? फीमेल से। क्लियर हुआ बेटा? कहाँ? वाटर में। आगे देखो, अच्छा फ्रॉग का हमारे लिए क्या है? बेनिफिट भी है। क्या क्या है देख लो। जैसे पहला बता रहा है ईट इंसेक्ट, ये क्या खाता है? कीड़े खाता है। तो आपकी जो फसल है उसको जो कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं,
अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर ये खा लेगा तो उसका मतलब फायदा हो जाएगा हमारे लिए। इंसेक्टिसाइड काम कर रहा है एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, फसल को क्या करता है, बचाता है। सही है। दूसरा बेटा, फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बताया बेटा ये फूड चेन की एक क्या है, एक सिस्टम में है। जो हमारी फूड चेन और फूड वेव होती है, मैंने बताया था ग्रेजिंग फूड चेन होती है, छोटे से बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा खाते रहते हैं लगातार। तो ये फूड चेन में क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे फूड चेन का मतलब होता है कि घास कोई खा रहा है, इसके बाद उसको कोई खा रहा है, उसको कोई खा रहा है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक चेन टूट जाएगी। क्या टूट जाएगी, चेन। तो ये फूड चेन में क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को अभी तक लग रही थी कि सर झूठ बोलते हैं, और ये देखो लिखी हुई है साफ साफ। कह रहा है इन सम कंट्री द मस्कुलर लेग, लेग पीस होता है मेढक का, कह रहा है ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड टू एज फूड बाय मैन, यानी कि आदमी खाते हैं, मस्कुलर लेग होता है जो मेढक का कुछ कंट्री में। सही है। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच्ची बोलता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है, मुझे पता होता लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा था मेढक का क्या बनता है, अचार बनता है। क्या बनता है, अचार। और दाल और चावल के साथ खाना आप लोग बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप लोग कभी खा के देखना, क्या दिक्कत है, एक मेढक पकड़ना और जो जहाँ तुम्हारा आम वाला अचार पड़ा हुआ है उसमें डाल देना, और जब उसके अंदर खट्टा बना जाए तो हम लोग क्या करना, फिर हल्के से खा के देखना एक टांग उसकी। चलो बेटा, ये आप लोग को नहीं खा पाओगे, हंसी की बात है, मत खाना, काली उल्टी उल्टी जाएगी। खाना ही मत खाओगे, खाओगे ही नहीं, मेरी बात तो मैं ये कह रहा हूँ। कुछ कंट्री में ऐसा होता है कि आदमी इसका यूज किसमें करता है, खाने के रूप में। कुछ कंट्री में तो ऐसा होता है इसका क्या, सब कुछ खा लेते हैं। सही है। चाइना में मगरमच्छ खा लेते हैं बेटा। अब मगरमच्छ छोड़ दीजिए, मक्खी की तरह घूम रही है, इनका वो नमकीन बना देते हैं, नमकीन, और बिगड़ अच्छे तरीके से खाते हैं भून के। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। आप लोगों को एक काम करना, भूलना जाके, अगर मेरी शकल ध्यान रहे तो, ठीक है, कि कल को आपको आना है कोचिंग पढ़ने। 3 चैप्टर, एक पहला प्लांट, दूसरा एनिमल, और तीसरा बेटा बोलो मत अभी, बोलो कौन रहा है, ये अभी शांत रहो। तीनों चैप्टर पढ़ के आने हैं। और दूसरी बात, जो तीनों चैप्टर में इस बच्चे के डाउट हो उसको अंडरलाइन करके लाना कि ये सर से पूछने हैं। मैं सबको मौका दूंगा एक बार, आप अपने 3 चैप्टर कोई भी डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो। सही है। जिस बच्चे को हो वो हाथ खड़ा कर देना, सर हमारे वहाँ डाउट है, आप लोग उनको एक्सप्लेन कर दो। और मुझे लग रहा है 10-12 बच्चों के डाउट होंगे, वो सभी बच्चों के होंगे, ठीक है। इससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा बेटा, कुछ हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, और चौथा नया चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको इसलिए कल छुट्टी मत करना, और आप इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और 3 चैप्टर आपको रिवाइज करके आने हैं, ठीक है। ठीक, अपने सेटिंग देखो।